नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। नए हफ्ते की शुरुआत और इस शुरुआत में पिछले हफ्ते का कंसोलिडेशन और कमजोरी क्या भारतीय बाजार के लिए जारी रहेगा या भारतीय बाजार अपना दमखम दिखाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इस पर रहेगी नजर। मैं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हैं। आने वाला 2.5 घंटा काफी एक्शन पैक रहने वाला है। विदेशी बाजार से लेकर घरेलू बाजार के संकेत, आपके लिए रणनीति, हमारे एक्सपर्ट्स की राय, ये सब कुछ और मार्केट की महारथी, कमोडिटी बाजार जैसे सेगमेंट्स, भरपूर सेटअप आपके लिए तैयार कर लाए हैं हम। इस सुबह गिफ्ट निफ्टी की तरफ से बिकवाली करीब 40-50 अंकों की। लेकिन सबसे पहले कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर लगाया 30% टैरिफ। 1 अगस्त से लागू होगा टैरिफ। यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको ने टैरिफ को गलत बताया। ट्रंप के टैरिफ वॉर से डरे अमेरिकी बाजार। डाउ 280 अंक फिसला, नैस्डैक भी 45 अंक गिरा। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स करीब 200 अंक और नैस्डैक फ्यूचर्स 100 अंक नीचे। एशियाई बाजारों से कमजोरी के संकेत। गिफ्ट निफ्टी 50 अंक गिरकर 25,175 के पास। जापान का बाजार निक्केई करीब 150 अंक फिसला तो कॉस्पी सपाट। कच्चा तेल तेजी के साथ $70 के ऊपर। कॉमिक्स पर चमके सोना चांदी। गोल्ड $3,382 और चांदी $39 के पास। तो घरेलू बाजार में सोना ₹600 चढ़कर ₹97,000 और चांदी ₹3,000 बढ़कर $1,10,000 के ऊपर। 2 दिन की खरीदारी के बाद एफआईएस ने शुक्रवार को कैश में 5,104 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। तो डीआईएस ने लगातार 5वें दिन कैश में 3,559 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। जून तिमाही में डीमार्ट की आय 16% बढ़कर 16,360 करोड़ रुपए पहुंची। मुनाफा 2% बढ़कर 830 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन मार्जिन पर दिखा दबाव। निफ्टी में आज आएंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे। आय सुस्त और मुनाफे मार्जिन पर दबाव का अनुमान। अन्य कंपनियों में टाटा टेक्नोलॉजीज, रैलिस इंडिया, ओला इलेक्ट्रिक और तेजस नेटवर्क्स के नतीजों पर रहेगी नजर। जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने एक्जो नोबल में हिस्सा खरीद के लिए लॉन्च किया। 3,929 करोड़ रुपए का ओपन ऑफर। 3,417 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदेगी 25% हिस्सेदारी। एनसीसी को एमएमआरडीए से मिला करीब 2,270 करोड़ रुपए का ऑर्डर। मुंबई मेट्रो लाइन 6 का निर्माण करेगी कंपनी। अप्रैल से अब तक ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3.25% बढ़कर 6,65,000 करोड़ रुपए पहुंचा, लेकिन नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1.25% घटकर 5,63,000 करोड़ रुपए हुआ। जेनिक सिनर अब बने विंबलडन के नए किंग। फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता पहला विंबलडन खिताब। पोलैंड की स्वियातेक बनी महिला विंबलडन चैंपियन। और भारत इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट का आज आखिरी दिन। भारत को जीत के लिए चाहिए 135 रन। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत के 4 बल्लेबाज 58 रनों पर हुए आउट। चलिए, तो हफ्ते की शुरुआत तो कर रहे हैं हम और नए हफ्ते की शुरुआत में काफी कुछ है। ट्रिगर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, ग्लोब के फ्रंट पर बहुत कुछ जो आपके सामने हमें रखना। और भारत में रिजल्ट सीजन की शुरुआत तो हो चुकी है भारतीय बाजार के लिए। इस शुरुआत में आगे किस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, इन तमाम पर तो नजर रहेगी। लेकिन इस शुरुआत से ठीक पहले वीकेंड को जरा याद कर लेते हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। और इनफैक्ट आपका वीकेंड तो काफी एक्शन वाला रहा होगा। ट्रैवल भी कर लिया आपने और उसके साथ दिल्ली भी वापस पहुंचे आप। हालांकि मुंबई की बारिश आपके जाने के बाद आई है। कल काफी अच्छी बारिश हुई थी मुंबई में, लेकिन लंदन में स्पोर्ट्स का सुपर संडे रहा। सिनर और विंबलडन के चैंपियन रहे और क्रिकेट की तो लगातार हम बात कर भी रहे हैं। लॉर्ड्स में आज फैसला होगा और सारी नजरें भारत पर टिकी हुई है। मानसी, गुड मॉर्निंग। निश्चित तौर पर काफ़ी ये वीकेंड हैपनिंग रहा है और ये वीक काफ़ी ज़्यादा एक्शन वाला रहेगा। आपने नतीजों का जिक्र किया तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं कि ये जो वीक है ना, निफ्टी की ऑलमोस्ट 38%
वेटेज के हिसाब से अर्निंग आ जाएंगे, जिसमें कि रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये तमाम नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। इनकी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये 2 तस्वीरें कल इस पर सभी की नजरें थी पूरे देश की, और क्या कमाल का फाइनल मैच हुआ है यानिक सिनर और कार्लोस अल्कारेज के बीच में। देखिए, हमेशा मतलब इस मैच से पहले जो अल्कारेज का जो सिनर के सामने जो रिकॉर्ड था ना, 8-4 का था। 8 मैच अल्कारेज ने जीते थे, 4 सिनर ने जीते थे, और कल भी पहला सेट अल्कारेज ने जीता। लेकिन सेकंड सेट के लास्ट 2 पॉइंट जो कमाल के यानी कि सिनर ने अर्न किए, और उसके बाद उस सेट को भी जीता। उसके बाद मैच का पूरा मोमेंटम अपने पाले में कर लिया, और बैक टू बैक 3 सेट जीतकर अपने नाम ये कर लिया विंबलडन का खिताब पहली बार। ये दोनों के दोनों चैंपियन प्लेयर हैं, और ये अगले 1 दशक 1.5 दशक तक ये राज करेंगे। आप इनके नाम मैं कहूंगा सभी दर्शकों से कि याद करके रख लीजिए। जोकोविच, नडाल, और हमने बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के दौर देखे हैं, रोजर फेडरर समेत, लेकिन अब ये 2 नए खिलाड़ी हैं, ये राज करेंगे। लॉर्ड्स की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी ना निराशा हुई है भारत के मतलब बैटिंग से। 200 रन के अंदर आपने रोक दिया इंग्लैंड को। टारगेट 200 रन से भी कम का मिला, लेकिन 4 विकेट निकल गए। और अब ना थोड़ा सा पलड़ा मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पाले में ज्यादा है। हालांकि 135 रन ही चाहिए, लेकिन आपके 4 विकेट गिर गए हैं। 4 विकेट में से आप कह सकते हैं कि 1 विकेट तो आकाशदीप का है, लेकिन जो 3 विकेट गिरे बहुत क्रूशल है। यशस्वी जायसवाल वापस चले गए, सस्ते में निपट गए शुभमन गिल भी। करुण नायर को बार बार टीम मैनेजमेंट ने मौका दिया, लेकिन अपेक्षाओं पर जितना खरा उतरना चाहिए था करुण नायर ने निराश किया है। एक भी 50, 3 मैच ये बीत गए, एक भी 50 उनकी तरफ से निकल के नहीं आई, तो बड़ी पारी का इंतजार ही रह गया। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। भारत के चांसेस ऐसा नहीं कि नहीं है, भारत की जो टेल है ना लंबी है। आप देखिए, वॉशिंगटन सुंदर तक बैटिंग कर सकते हैं, तो बैटिंग लाइनअप लंबी है, लेकिन अब ये 5वां दिन है, उसका प्रेशर है। 4 विकेट निकल गए हैं, तो देखना होगा। मतलब पूरी तरह से बैलेंस है, चांसेस दोनों के दोनों टीमों के हैं, लेकिन अगर लॉर्ड्स में टीम इंडिया जीती तो 2-1 से इस सीरीज में आगे हो जाएगी। तो चलिए, ऑन अ लाइट नोट शुरुआत करने की कोशिश है हमारी। और ईटी नाउ स्वदेश सिर्फ बाजार नहीं, बाजार के इतर भी जो सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं उसमें से इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आपके लिए जो जानना है वो सब लेकर जरूर आता है। तो स्पोर्ट्स के इन 2 तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हुए हम, लेकिन अब आ जाते हैं भारतीय बाजार और विदेशी बाजार के संकेतों की तरफ। और 4 बड़े ट्रिगर्स सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पर रख देते हैं, जिसके इर्द गिर्द बाजार जो है वो आज ट्रेंड कर सकता है। सबसे पहले तो टैरिफ को लेकर लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स और डेवलपमेंट्स जो आ रहे हैं, इस पर फोकस रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन पर 30% टैरिफ्स लगाए हैं। नेगोशिएशंस चल रहे थे और 20% के टैरिफ्स की बात चल रही थी, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 30% के टैरिफ लगाना ये यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको को भी नहीं पसंद आया है। उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आती हुई दिखी है। इसके ठीक बाद हमने देखा कि यूएस के मार्केट्स में भी डाउन ट्रेंड्स नजर आया। दिस मॉर्निंग अगर देखेंगे फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं करीब 200 अंकों की बिकवाली के साथ कामकाज। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन सेंटिमेंट्स जो हैं वो कमजोर हैं, 40 से 50 अंकों की कमजोरी है। शुक्रवार के सेशन में भारत में गिरावट हमने देखी थी, और अब यहां से ये जो ग्लोब के फ्रंट पर डेवलपमेंट्स आ रहे हैं कि बाजार को क्या और कमजोरी देंगे, इस पर रखनी होगी नजर। कंसर्न्स हैं, इस पर लगातार फोकस रहेगा हमारा। लेकिन भारत में हम देख रहे हैं रिजल्ट सीजन जो है शुरू हो चुका है, और एक के बाद एक रिजल्ट्स आते हुए नजर आए हैं। टीसीएस आईटी मेजर के नंबर्स आने के बाद हमने आईटी सेक्टर का मूड खराब होता देखा। डीमार्ट के नंबर्स जो हैं ओवर द वीकेंड आए हैं, मिले जुले नतीजे। आज बाजार खुलने पर स्टॉक पर नजर रखेंगे। आज आने वाले एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे, टीसीएस के नतीजों के बाद अब आईटी की तमाम कंपनियों के नंबर्स पर फोकस तो रहेगा कि कोई कंपनी अच्छे नंबर्स लेकर आती या नहीं, और आईटी का मूड सुधारती या नहीं। और इसके अलावा काफी सारे न्यूज फ्लोज, जैसे कि एनसीसी को 2270 करोड़ का ऑर्डर मिला है, सीमेंस को भी करीब 773 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। एक्सचेंजेस पर खबरें अब ढेर सारी हैं, बस वेट उसी का है कि पॉजिटिव न्यूज फ्लोज आना शुरू हो जाए। कुछ तमाम खबरें पॉजिटिव हैं, लेकिन रिजल्ट्स के तौर पर अगर देखें तो एक्शन का इंतजार अब भी है। हालांकि क्वार्टरली अपडेट्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के अच्छे थे। अब आने वाले हफ्ते में, इनफैक्ट इसी हफ्ते में काफ़ी सारे मेजर नंबर्स हैं, जिसमें मेजर रिलायंस की अगर बात करें उसके भी नतीजे आ जाएंगे। तो इन तमाम नतीजों से ठीक पहले इन तमाम बड़ी दिग्गज प्लेयर कंपनियों पर नजर भी रहेगी। एक्शन तो दिखेगा ही बाजार में। काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड होने वाला है ये हफ्ता, और ऑलमोस्ट 30% वेटेज निफ्टी के नतीजों में जो कंपनियां होल्ड करती हैं उनके नंबर्स आएंगे, जिसमें कि रिलायंस,
आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक ये प्रमुख रहने वाले हैं और आज नजर होगी एचसीएल टेक के नंबर्स पर। लेकिन बात करते हैं ग्लोबल संकेतों की। पिछला पूरा का पूरा हफ्ता निकल गया और भारत को लेकर ट्रंप ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया नहीं। इसी इंतजार में हम देख रहे थे कि बाजार अब अर्निंग पर रिएक्शन देना शुरू कर चुका है। लेकिन मानसी, यू और इसके अलावा मैक्सिको, यू में तो 27 देश हैं और मैक्सिको जो कि उनका बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पड़ोसी भी है, दोनों पर 30% टैरिफ अनुमान से थोड़ा ज्यादा है, ये निराश करने वाला है। बताइए क्या संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से और ट्रंप से? अभिषेक, टैरिफ को लेकर ट्रंप की सख्ती जो है लगातार जारी है। लेटर्स और भारत एक्सपेक्ट तो कर रहा था, ऑफ कोर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी लगातार दौरा कर रहे हैं यूएस का, और इस वीकेंड कुछ डेवलपमेंट आता दिखे, लेकिन अब तक ऐसा कोई डेवलपमेंट हमारे लिए नहीं। लेकिन इसके अलावा जो आप कह रहे हैं, मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन पर जो 1 अगस्त से 30% टैरिफ लगाने का फैसला है, नेगोशिएशंस वहां पर भी चल रहे थे और 20% टैरिफ की बातचीत थी, लेकिन अचानक से 30% टैरिफ इम्प्लीकेशंस और इस पर लगातार टेक्स भी आ रहे हैं और यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको भी इसे गलत बता रहे हैं। और साथ साथ अगर आप देखेंगे, यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको दोनों ही अमेरिका के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स और इस लिस्ट में शामिल हैं, और इन पर इस तरह की सख्ती तो आगे बाकी सारे देशों पर किस तरह के न्यूज एंड डेवलपमेंट्स और टैरिफ इम्प्लीकेशंस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आते हैं, इस पर तो नजर रखनी ही होगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये सख्ती जो है जारी है। लेटर्स तो भेज ही रहे थे, इसके बाद भी जो नेगोशिएशन से भी थोड़ा आगे बढ़कर जो टैरिफ से जो है वो इम्प्लीकेशंस दिए जा रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अब आ जाते हैं यूएस और अन्य एशियाई बाजार की तरफ। ये टैरिफ इम्प्लीकेशंस का जो सिलसिला चला है, ये एक डेंट तो क्रिएट कर ही रहा है लगातार यूएस के मार्केट्स में भी। अगर आप देखें फ्यूचर्स में तो गिरावट का ट्रेंड हम देख रहे हैं, लेकिन शुक्रवार का सेशन, जो न्यूज फ्लोज, लगातार डेवलपमेंट्स, ट्रंप की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उन तमाम का असर पड़ रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, एसएनपी फ्यूचर्स में बिकवाली है, लेकिन डाउ, नैस्डैक और एसएनपी शुक्रवार के सेशन में गिरावट पर बंद हुए। ऑलमोस्ट 300 अंकों की गिरावट हमने देखी डाउ में, नैस्डैक और एसएनपी में भी हल्की फुल्की, लेकिन लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग नजर आई। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, शुक्रवार को नैस्डैक में गिरावट थी, टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्सेस और साथ ही स्टॉक्स में भी इंपैक्ट। भारतीय बाजार की ही तरह यूएस के मार्केट्स में भी रिजल्ट्स, अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और रिजल्ट वाइज ये हफ्ता अमेरिका के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक एक लंबी फेहरिस्त है इंपॉर्टेंट कंपनियों के नतीजों की, जो कि रिजल्ट्स आते हुए, अर्निंग्स आते हुए, क्वार्टरली नंबर्स वहां पर दिखेंगे, जिसमें जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, पेप्सिको, ये सारी की सारी कंपनियां शामिल हैं। तो इन तमाम के नतीजे इसी हफ्ते मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक आ जाएंगे। सो ये रिजल्ट्स का, जिस तरह भारत में भी रिजल्ट्स का इम्पैक्ट बाजार पर पड़ता है, अमेरिकी बाजार में भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट तो अक्रॉस द ग्लोब मार्केट से पड़ ही रहा है। सो दोहरे इंपैक्ट्स हैं जिससे अमेरिकी बाजार को गुजरना जरूर होगा। एशियाई बाजार की चाल की अगर बात करें, मिली जुले संकेत हैं। करीब 40 अंकों के गिफ्ट निफ्टी में इस वक्त हम देख रहे हैं इंप्लाइड ओपन के संकेत हैं। आज सुबह 7 बजे ऑलमोस्ट 45 से 50 अंकों की गिरावट थी, अब 30-35 अंकों की गिरावट नजर आ रही है। जापान का निक्काई तीसरे दिन कमजोर है और साथ ही शुक्रवार को गिरावट के बाद कॉस्पी में भी करीब आधे % की तेजी दिख रही है। लेकिन साथ साथ हांगकांग के मार्केट्स पर भी नजर रखनी चाहिए। ऑल इन ऑल मिला जुला स्टांस एशियाई बाजार से है। तो यूएस के मार्केट्स वीक है, टैरिफ के फ्रंट पर कई सारे डेवलपमेंट्स जो कि कंसर्न वाले हैं। एशियाई बाजार में इस वक्त मिले जुले स्टैंस, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ग्लोब के फ्रंट को तो कमजोर बना रही है। अन्य संकेतों की अगर बात करें, टैरिफ पर ट्रंप के एक्शन से सोने चांदी की चाल सेफ हेवन, सुरक्षित निवेश के तौर पर बढ़ी है। और आज सुबह जब कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, तो प्रेशियस मेटल्स में यहां से और तेजी के आसार भी नजर आ रहे थे और कच्चे तेल में भी तेजी बढ़ी है। ब्रेंट क्रूड ऑलमोस्ट $70 अ बैरल और घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल की चाल में इजाफा नजर आया है। साथ साथ अगर आप देखेंगे, यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील 4.4% पर और डॉलर इंडेक्स 97-98 के लेवल्स पर नजर आ रही है। सो ग्लोबल सेटअप, विदेशी बाजार से संकेत कमजोरी की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं अभिषेक, और उम्मीद यही लगाकर चलते हैं कि एशियाई बाजार का मिला जुला सेटअप जो है वो शायद बाजार को ठीक कर पाए, या बाजार खुलने से ठीक पहले गिफ्ट निफ्टी में ये जो 40-45 अंकों की कमजोरी है, वो कमजोरी जो है वो संभलती हुई नजर आए, तो शायद मार्केट के लिए थोड़े से पॉजिटिव सपोर्ट लेवल्स बिल्ट होंगे। लेकिन ये ग्लोब के संकेत और आज सुबह सुबह बिकवाली जो है नजर आ रही है, ऐसे में भारतीय बाजार के लिए पिछला हफ्ता कमजोर
था। अक्रॉस दी हमने देखा इंडेक्सेस, ब्रॉडर मार्केट, सेक्टर वाइज सिर्फ एफएमसीजी बाजार को संभाल पा रहे थे। इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में बिकवाली थी। और लेवल्स की तो अगर बात करें तो लगभग दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े अभिषेक वापस से आते हुए दिखे हैं। 2 दिन खरीदारी की छोटे छोटे क्वांटम की और अब 5100 करोड़ की बिकवाली। हालांकि डीआईएस हमें संभालने का काम कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी वाइज आज इंडियन मार्केट्स की तस्वीर क्या कैसी नजर आ रही है? मानसी, एफआईएस की बिकवाली से थोड़ी चिंता तो बड़ी है निश्चित तौर पर, क्योंकि कन्विक्शन लौट नहीं रहा है एफआईएस का। लेकिन कन्विक्शन लौटे भी कैसे? मतलब जो चीज़ें चाहिए बाजार को वो मिल नहीं रही हैं। अब देखिए, ट्रंप टैरिफ को लेकर क्या कर रही हैं समझ से परे है। आपने 3 महीने की बातचीत की है, लेकिन जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं ना टैरिफ के, उससे निराशा ही हो रही है बाजारों को। आपने क्या बातचीत की है? मतलब ईयू जो कि 27 देश उसमें आते हैं, आपका ट्रेडिंग पार्टनर है मैक्सिको, 30% का टैरिफ, तो थोड़ी सी ना भारत को लेकर भी थोड़ी निराशा वाली चीजें हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ऐसी चीजें निकल के आ रही कि शायद 20% के आसपास के टैरिफ पर सहमति बन सकती है, लेकिन वो जब होगा तो होगा, देखा जाएगा। वो हो क्यों नहीं रहा है, बाजार को इसकी भी चिंता है, क्योंकि 9 जुलाई की डेडलाइन थी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से बयान आया था कि हम उसके पहले ट्रेड डील कर लेंगे अमेरिका के साथ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और आज देखिए 14 जुलाई हो गई, तो वो डेडलाइन कहाँ गई? तो थोड़ी सी ना कश्मकश की स्थिति है। एफआईएस की बात करें, आप देखिए 24 जून के बाद ये सबसे बड़ा सेल फिगर आया है एफआईएस का कैश में। और अगर आप इसमें स्टॉक फ्यूचर्स को जोड़ेंगे तो 1500 करोड़ रुपए के आसपास का और आंकड़ा है। इसमें अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स को जोड़ दीजिए 3500 करोड़ रुपए और हैं, तो टोटल करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये सेलिंग है एफआईएस की तरफ से। तो ये एक चिंता की बात जरूर है। और आप ये देखिए कि हमने जब जुलाई सीरीज की शुरुआत की थी, एफआईएस की जो लॉन्ग होल्डिंग थी वो 38 से 39% पर थी इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो घट के आ गई है फिर से 20%। यानी कि जहां से हम चले थे और लग रहा था कि नहीं पॉजिटिविटी बिल्ड हो रही है, घूम फिर के चीजें वहीं पर आ गई हैं। करीब 80% शॉर्ट है एफआईएस और 20% लॉन्ग है। तो इसमें रिवर्सल लगातार देखा जा रहा है। उसके पहले के अगर हम सत्र की बात करें, आप देखिए 24% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग थी, वो गिर के आ गई है अब 20% पर। तो थोड़ी सी निराशा है, और ये निराशा की वजह ये है कि आप ये देखिए कि अर्निंग सीजन की कमजोर शुरुआत हुई है, टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं। यानी FY26 की अर्निंग ग्रोथ की जो बात हो रही है, वो कहा जा रहा है कि वो मतलब मिड डबल डिजिट में, लोअर डबल डिजिट में इनफैक्ट 10 से 12-13% के आसपास वो होगी। इसको लेकर भी थोड़ी सी ना चिंताएं हैं एफआईएस के मन में। और एक और चीज जो उनके हाथ को रोक रही है वो है वैल्यूएशन कहीं ना कहीं, क्योंकि निफ्टी का अगर आप पी देखिए वो 22 के आसपास का पी है। तो ये तमाम चीजें हैं, देखते हैं कि एफआईएस का मन कब बदलता है, क्या अर्निंग उनको सहारा देंगे। अभी देखिए सिर्फ बड़े नतीजों की बात करें ना तो वो टीसीएस के ही आए हैं, आज एससीएल टेक के आएंगे, और ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। तो ये हफ्ता एफआईएस भी बड़े क्रूशियली देख रहे होंगे, क्योंकि रिलायंस हो गया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक लंबी फेहरिस्त है। इससे क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि अर्निंग सीजन ओवरऑल यहां से टर्नआउट कैसा होने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि एफआईएस की चाल किस तरह की होती है। लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ा सी निराशा तो है। और एफआईएस के अलावा अगर हम बात करें कुछ और अगर निराशाजनक चीजें हैं, तो क्रूड में भी हमने थोड़ा सा उछाल देखा है। क्रूड आप देखिए $70 के ऊपर निकल गया है, क्योंकि यूरोप में चल रहा है समर सीजन, थोड़ी डिमांड भी वहां से मजबूत है। तो इसके चलते कुछ चीजें ना अभी कश्मकश वाली हैं। ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। देखते हैं कि एफआईएस का मूड कब बदलता है। अच्छे नतीजे अगर आ गए बड़ी कंपनीज के, तो निश्चित तौर पर हम एफआईएस की तरफ से बाइंग देखेंगे और फिर बाजार को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। शुक्रवार की अगर हम कमजोरी अगर को छोड़ दें तो बाजार में ऐसी कोई वीकनेस नहीं रही है। कंसोलिडेशन का बाजार रहा है, बट वो वीकनेस आई है शुक्रवार को, और 200 अंक निफ्टी नीचे टूटा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चेक हुआ है, क्योंकि 25,200 का अहम स्तर था, उसके नीचे जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। मानसी बिल्कुल बिल्कुल। तो एफआईएस की वापसी का तो इंतजार है ही, लेकिन कब होगी वापसी इस पर अभी नजर रखनी चाहिए,
क्योंकि हम देखते हैं छोटे क्वांटम की बाइंग और उसके बाद बड़े क्वांटम की सेलिंग। 5100 की बिकवाली का आंकड़ा है, इसके सामने 3500 करोड़ डीआईएस ने खरीदारी जरूर की है। लेकिन अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अर्निंग सीजन पर आ जाती है, दारोमदार वहीं पर है और किस तरह के अर्निंग सीजन पैन आउट होते हैं। आईटी मेजर टीसीएस ने तो कुछ खास नतीजे पेश नहीं किए, लेकिन इसके बाद अब बैंक्स फाइनेंशियल्स पर भी नजर हैं। इस हफ्ते नतीजों पर जो सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स है इस पर भी हम फोकस रखेंगे। एफएनओ, निफ्टी और साथ ही कैश की एक लंबी लिस्ट है जो कि नतीजों के आते दिखेगी। बिग बॉय रिलायंस के नतीजे आते हुए देखने में आपको मिलेंगे। सारे रिजल्ट वाइज, डेट वाइज हम इंपॉर्टेंट नंबर्स निफ्टी एफएनओ के तो आपके सामने रखेंगे और कैश के भी इंपॉर्टेंट नतीजे। लेकिन नतीजों का न्यूज़ फ्लो अगर अच्छा आएगा तो बाजार के लिए सेंटिमेंट जो है वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। इस वक्त मार्केट को एक डायरेक्शन की जरूरत है और डायरेक्शन सबसे पहले तो अब नतीजे ही दे पाएंगे, क्योंकि ग्लोब के फ्रंट पर काफी कुछ है, कंटेंजेंट है, अनसर्टेनिटीज है और ये अनसर्टेनिटीज जारी रहेगी। आ जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। फ्राइडे सेशन में हमने देखा बिकवाली का दबाव, पिछला पूरा हफ्ता गिरावट ही देखने को मिली और 25,200 के लेवल्स को तो तोड़ा हमने, 25,150 के भी नीचे क्लोज हुए निफ्टी। लगभग कह सकते थर्ड कॉन्जिक्यूटिव सेशन था अभिषेक जब निफ्टी में कमजोरी थी, और बैंक निफ्टी भी तीसरे कॉन्जिक्यूटिव सेशन में कमजोरी दिखाते हो। मेजर लगाड़ की अगर बात करें, वैसे तो कई सारे बैंक्स थे, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो गिरावट थी इसने भी काफी हद तक कंट्रीब्यूट किया। 56,754 के लेवल्स पर क्लोज हुआ बैंक निफ्टी। मानसी, देखिए दिक्कत वाली बात यह है ना कि जिन लेवल्स को हम मान रहे थे कि बाजार के लिए सपोर्ट वाले लेवल हैं, अब वो रेजिस्टेंस वाले लेवल कहीं ना कहीं बन गए हैं। निफ्टी 200 अंकों की गिरावट, और हमने देखा कि जो 25,200 का एक सपोर्ट का लेवल था, पहले 25,400 टूटा, फिर 25,200 भी ब्रेक कर दिया, उसके नीचे जाके बंद हुआ है। तो थोड़ा सा ना पहले हम लोग कह रहे थे कि नहीं ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक हफ्ता और देख लेना चाहिए कम से कम। इस हफ्ते के बाद एक डायरेक्शनल मूव बाजार में आएगा। अब वो डायरेक्शनल मूव क्या होगा, क्या वो 25,300 400 के ऊपर निफ्टी जाके और बड़ी तेजी दिखाएगा, या फिर 25,000 का भी स्तर को तोड़ के बाजार और नीचे गिरेगा? इस हफ्ते के नतीजों से वो साफ हो जाएगा। और एफआईज की पोजिशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस हफ्ते में भी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन यह है कि निफ्टी के लिए जो अब अहम सपोर्ट हो गया है वो हो गया है 25,000 का, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है 25,250 से लेकर 25,300। ये जोन में बता देता हूं, ये अब निफ्टी के लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। नतीजों के लिहाज से जैसा कि हमने बताया काफी ये क्रूशियल वीक है, तो अब रिजल्ट्स ही ड्राइव करेंगे। देखिए टैरिफ वाली अनिश्चितताओं को ना हम पहले भी थोड़ा सा ना खारिज कर चुके हैं, और बाजार कहीं ना कहीं उस चीज को ना डाइजेस्ट कर भी चुका होगा। अब वो देखने वाली बात होगी कितनी आती है। 20% के आसपास अगर आया तो बाजार के लिए मतलब एक तरह से कह सकते हैं नो इवेंट हो जाएगा। अगर वो 25-26% ही अगर आता है तो थोड़ा सा बाजार थोड़ा सा और नीचे का रिएक्शन देगा। तो देखते हैं, लेकिन बड़ा वेटेज में कहूंगा कि वो अर्निंग का ही है, और अर्निंग ही बाजार को अब यहां से दिशा देने का काम करेंगे। जो क्रूशियल जो लेवल है निफ्टी के लिए वो है 25,000 का। देखिए अगर हम नतीजों की बात करें मानसी ने, तो डीमार्ट के भी नंबर आए, पहले टीसीएस का है, टीसीएस के नतीजों के बाद हमने देखा कि आईटी शेयर में कमजोरी बनी। लेकिन डीमार्ट के भी जो नंबर है ना वो कोई बहुत मतलब एक्साइट करने वाले नहीं है, वो थोड़े से ना कमजोरी वाले ही लग रहे हैं। तो अर्निंग वाला जो मुद्दा है ना वो बाजार के लिए काफी गंभीर है। हमने पिछले 2 तिमाही के जो नतीजे देखे, सेकेंड हाफ में पिकअप आया था। अब इस Q1 से उम्मीदें काफी ज्यादा थी, क्योंकि एक वही ट्रिगर था जो लग रहा था कि बाजार जो एक जोन में जाके फंस गया है वहां से निकालने के लिए ट्रिगर का काम करता। लेकिन टीसीएस ने थोड़ा सा निराश किया है, और अब आगे आने वाले जो नतीजे होंगे वो काफी ज्यादा यहां से क्रूशियल रहने वाले हैं। मानसी, निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक को लेकर ऐसे कोई मतलब नेगेटिव संकेत तो नहीं थे, बट बाजार का संकेत जोड़ा थोड़ा सा कमजोर था, तो निफ्टी बैंक को भी हमने गिरते हुए देखा। अब बड़ा वेटेज है, अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल का करीब 26 से 27% के आसपास का वेटेज है। लेकिन अब ये हफ्ता निफ्टी बैंक के लिए भी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक,
इन तीनों के नतीजे आएंगे और निफ्टी बैंक में अगर तीनों को अगर आप मिला दें तो करीब 57-58% के आसपास का वेटेज हो जाता है। तो यहां से एक क्रूशल सपोर्ट है 56,500 का निफ्टी बैंक के लिए। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अगर निफ्टी बैंक को ऊपर निकल के चलना है तो 57,200 को पार करना पड़ेगा, वो एक बाधा यहां से दिखाई दे रही है। लेकिन अगर निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों को अगर तुलना करें तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा वेल प्लेस्ड लग रहा है। बट यह है कि Q1 के जो अपडेट्स आए हैं उससे संकेत तो मिल गए कि नंबर्स अच्छे आएंगे, नतीजे अच्छे आएंगे। एक्चुअल नतीजों पर फोकस रहेगा और वो देखना होगा कि किस तरह के नंबर्स, किस तरह के एनपीएस के फिगर, किस तरह की क्रेडिट ग्रोथ के आंकड़े और फिगर्स कंपनियां रिपोर्ट करती हैं। तो बहुत ही क्रूशियल वीक है निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के लिए, और इस हफ्ते से बाजार की दिशा आगे की कहीं ना कहीं तय होती दिख जाएगी। सही कहा आपने अभिषेक। वेल प्लेस्ड बैंक निफ्टी एटलीस्ट निफ्टी के मुकाबले। हालांकि मार्केट की वॉलेटिलिटी में बैंक निफ्टी में भी हमने देखा काफी उतार चढ़ाव नजर आए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से भी क्वार्टरली अपडेट्स जो बैंक्स फाइनेंशियल्स के आते हुए दिखे हैं, लार्जर बैंक्स हो चाहे छोटी मझौली बैंक्स हो, अपडेट्स ठीक रहे हैं और इसी के चलते बैंक निफ्टी से ज्यादा उम्मीदें बन जाती हैं। और इन कंपैरिजन अगर देखेंगे दोनों ही बेंचमार्क्स में तो बैंक निफ्टी फिलहाल तो बेटर प्लेस नजर आता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स, और इस वक्त सारी कह सकते हैं कि डिपेंडेंस जो है वो रिजल्ट्स पर रहेगी। निफ्टी के लिए 25,300 एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन लेवल के ऊपर थोड़ी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन जिस तरह की डाउन लेवल्स हमने देखे, निचले स्तरों पर क्लोजिंग देखी, आज के सत्र में निफ्टी अपने आप को संभाले बहुत जरूरी हो जाएगा। और बैंक निफ्टी के लिए 56,500 नीचे की तरफ और 57,200 के लेवल्स अगर दिखेंगे तो वहां से सेंटिमेंट जो है वो बूस्ट अप होते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इस लेवल को टेस्ट करना, इस लेवल को पार करना चैलेंजिंग नजर आ रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार की इस तस्वीर को किस तरह से वो देखते हो, यहां से आगे रूपरेखा कैसी नजर आ रही है। तपन दोषी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और सबसे पहले तो यही रिएटरेट करना चाहूंगी, आईटी सेक्टर कैटेगोरिकली जब जब मैंने आपसे पूछा, आपने कहा था कि मानसी मुझे सेंटिमेंट ज्यादा ठीक नहीं नजर आते हैं, वेट एंड वॉच के रेडार पर रखना है। और इस वक्त ऐसा ही कुछ टीसीएस के नंबर्स के बाद अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजों का इंतजार तो है, लेकिन यहां से फिर नेक्स्ट ट्रिगर तबन आपके हिसाब से क्या होगा? क्या वो बैंक्स फाइनेंशियल्स होंगे जहां अपडेट्स अच्छे आए हैं, या फिर एफएमसीजी होगा जो पिछले हफ्ते बाजार को पूरे हफ्ते संभालने का काम कर रहा था? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, रिजल्ट सीजन इतना खास जा नहीं रहा है। जैसे हमने पहले भी बात की कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट वीक लग रहे थे कि आएंगे, और जो अभी आ भी रहे। आप देखते हैं एक्सेल टेक्नोलॉजी का कैसे रिजल्ट आता है। डीमार्ट के रिजल्ट भी अगर आप देखो तो उतना कुछ खास नहीं था। अभी तो जस्ट रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, लेकिन इनिशियल तो टेक इतने अच्छे दिख नहीं रहे। लेकिन खास करके अगर जहां मुझे पॉजिटिव लग रहा है वो शायद एफएमसीजी सेक्टर में लगेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा डाउन है अभी, तो वहां कुछ अगर मार्जिन एक्सपेंशन होता है, क्योंकि उनके काफी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स के अपडेट्स अच्छे आ रहे थे, तो वहां एक पॉजिटिव है। बैंकिंग और एनबीएफसी में, खास करके एनबीएफसी में मुझे लग रहा है कि इस बार रिजल्ट ठीक ठाक आने चाहिए, क्योंकि जो रेट कट हुआ तो उसको भी टाइम हुआ है, तो वो आई थिंक नो मार्जिन एक्सपेंशन में थोड़ा वो हेल्पफुल रहेगा। ऑफ कोर्स नीम में थोड़ा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन उनका क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो टेक आए थे, बिजनेस अपडेट भी कुछ भी, जो भी कुछ एनबीएफसी के आए थे या बैंक के, वो ठीक ठाक ही थे, इतने कुछ खराब नहीं थे। तो वो एक पॉजिटिव मुझे लग रहा है। रियल एस्टेट में आप देखो, मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट कंपनी के अच्छे आए, कुछ आई थिंक मैंने कोल्टे पाटिल का देखा, उसका कुछ खास नहीं था, अदरवाइज बाकी सबके भी ठीक ठाक आए थे। तो जो कह सकते हैं जहां जहां इंटरेस्ट रेट कट सेंसिटिव सेक्टर है ना, वहां मुझे ऐसा लग रहा है ठीक ठाक रिजल्ट आएंगे। यहां अगर आप देखो तो टू व्हीलर्स में शायद रिजल्ट ठीक ठाक आने चाहिए। तो ऑफकोर्स सेक्टर स्पेसिफिक होगा, लेकिन वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ये हफ्ता बहुत अच्छा क्रूशियल होगा हमको नेविगेट करने के लिए, यहां से कहां जाएंगे। ऑफकोर्स इंडिया यूएस का तो जो पता नहीं एग्रीमेंट कब साइन होने वाली है, लेकिन तब तक तो रिजल्ट सीजन के सहारे चलना पड़ेगा, और सेंटिमेंट अभी देखना पड़ेगा। एज पर रिजल्ट हमारा मूवमेंट भी यहां से होगा। बिल्कुल, तपन जी का भी यही कहना है कि नतीजे काफी क्रूशल होने वाले हैं, और ये हफ्ते तो खैर मेगा रिजल्ट्स का वीक भी है। तपन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए फिर आपके हिसाब से अगर किसी को स्टॉक्स बाय करना हो, अगर मान लीजिए पोजिशनल ही सही, तो आपकी नजर कहां पर है और आप क्या सलाह देंगे?
जी मेरे हिसाब से ना थोड़ा अभी सेफ खेलना चाहिए, क्योंकि ना अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है। और रिजल्ट सीजन क्या होता है कि इनिशियल जब फर्स्ट वीक इतना थोड़ा डायमंड रहता है तो एक दो वीक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ मैं स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा एफएमसीजी मुझे ज्यादा सेफ लग रहा है, क्योंकि बिजनेस अपडेट भी थोड़े अच्छा है। तो यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक बात को तो एक टाटा कंज्यूमर स्टॉक आप देख सकते हो एफएमसीजी में, क्योंकि वो अच्छा खासा गिरा हुआ है अपने टॉप से, और ना उनका ग्रोथ भी अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट 16% से ग्रोथ रहा है, और इबिटा काफी हद तक इंप्रूव हो रहा है। प्लस वो इंटरनेशनल इबिटा भी अगर आप देखो उनके बिजनेस का, वो भी ऑलमोस्ट 46% जा रहा है। ऑर्गेनिक बात करें और इंडियन सेगमेंट की भी बात करें, ऑलमोस्ट 30% से ग्रोथ है। तो ग्रोथ एक्सपेंशन मुझे टाटा कंज्यूमर का अच्छा लग रहा है। अभी इतना कुछ हिला नहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से ठीक ठाक मूवमेंट आना चाहिए। और ई कॉमर्स भी यहाँ ऑलमोस्ट 60% से ग्रोथ आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसे जो डोमेस्टिक फोकस स्टॉक्स है वहां फोकस होना चाहिए। तो टाटा कंज्यूमर और एक स्टॉक में एफएमसीजी में ऐड करना चाहूंगा कि वो आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए एफएमसीजी पर एक टेक तो है ही, और कंजम्पशन सीजनलिटी फैक्टर भी प्ले आउट हो रहा है। और एफएमसीजी स्पेस में हमने करीब 300 अंकों की मजबूती देखी। लगभग एकमात्र सेक्टर था जो कि फ्राइडे सेशन में मार्केट को, इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते में मार्केट को संभालने का काम कर रहा था। और अब एफएमसीजी स्टॉक्स पर भी लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की रणनीति, उनके फोकस रेडार पर। आपको याद होगा एचयूएल पर भी मैनेजमेंट में बदलाव की जो खबर आई थी, स्ट्रीट को काफ़ी पसंद आई थी, और इन न्यूज़ फ्लोज के चलते भी एचयूएल फोकस में रहा। काफ़ी अच्छा एक्शन फ्राइडे सेशन में हमने देखा। 5% की तेजी, बाजार बेहद कमजोर थे, लेकिन दिन के उच्चतम स्तर पर एचयूएल के स्टॉक प्राइस में 2520 के लेवल्स पर। और इसके अलावा डाबर ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स भी हैं जो कि लगातार एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर है। तो एफएमसीजी बास्केट पर नजर जरूर रखेंगे। लेकिन इसके अलावा फ्राइडे बाजार बंद होने से लेकर ओवर द वीकेंड एक्सचेंजेस पर ढेर सारी खबरें आई हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं हमारे रिसर्च डेस्क ने आपके लिए निकाली है। रविंदर है हमारे साथ वो सारे खबरों वाले शेयर्स लेकर। रविंदर बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं Q1 FY26 के अर्निंग के स्टॉक्स, जहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपने Q1 FY26 के अर्निंग रिलीज़ किए हैं। और उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 15,932 करोड़ पर देखने को मिला है, जिसमें मोर देन 16% से ज़्यादा की जो इसमें अपडेट देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये अगर बात करें एबिटा, तो एबिटा में भी अच्छा खासा 7.5% का उछाल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो वहीं मार्जिन जो है इसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। 66 बेसिस पॉइंट का इसमें जो है प्रेशर देखने को मिला मार्जिन पे। वहीं अगर बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, तो वो 7.1% पर देखने को मिला है, जो कि इनलाइन रहा विद एस्टिमेट। तो ओवरऑल डीमार्ट के जो Q1 के नंबर रहे हैं वो मिक्स रहे हैं। अब बात करें खबरों वाले शेयर्स के, तो खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहला जो स्टॉक्स रहेगा आज एनसीसी, जहाँ पर कंपनी को जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है MMRDA से मुंबई मेट्रो लाइन 6 के लिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है वो 2269 करोड़ का है, जिसके चलते एनसीसी भी आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है एनएलसी इंडिया, जहाँ पर एज पर ईटी जो है एनएलसी इंडिया एक रशियन गवर्नमेंट ओन कंपनी के साथ एडवांस बातचीत में है, ताकि अफ्रीका के माली में से माइंस लिथियम सिक्योर किया जा सके, वो भी इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। और ये जो स्टेप है इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब इंडिया में जो है ईवी बैटरी मैन्युफैक्चर की डिमांड बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ एक और खबर आ रही है यहाँ पर, जहाँ पर कंपनी ने बताया कि वो 1.25 लाख करोड़ का जो है कैपेक्स इन्वेस्टमेंट करने वाली है बाय 2030 रिन्यूएबल एनर्जी में। अगला जो है ग्लेनमार्क फार्मा, जहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा में भी एक खबर आ रही है, जहाँ पर US FDA ने जो है कंपनी का जो इंदौर फैसिलिटी है उसमें Feb 3 2025 से लेकर Feb 14 2025 तक वहाँ पे इंस्पेक्शन किया था। और US FDA ने जो है कंपनी को वार्निंग लेटर इशू किया है, जिसके चलते ग्लेनमार्क फार्मा भी जो आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है ग्लैंड फार्मा, जहाँ पर ग्लैंड फार्मा में जो है डैनिश मेडिकल एजेंसी से जो है GMP कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला है, जिसके चलते ग्लैंड फार्मा भी आज फोकस में रह सकता है। इसी के साथ साथ बात करें तीतागढ़ रेल सिस्टम भी आज फोकस में रह सकता है, जहां पर तीतागढ़ रेल सिस्टम ने जो है वेस्ट बंगाल में 40 एकड़ लैंड पार्सल जो है 126 करोड़ में खरीदी है, ताकि कंपनी जो है वंदे भारत और मेट्रो कोचेस को की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको एक्सपांड कर सके, जिसके चलते तीतागढ़ रेल भी आज फोकस में रह सकता है। अगला जो है M&M, जहाँ पर बोर्ड ने जो है 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल दिया है, जिससे कंपनी जो है महिंद्रा लॉजिस्टिक जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है राइट इशू के तहत। इसी के साथ साथ सीमेंस लिमिटेड भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को जो है एडवांस सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन टेक के लिए जो है नागपुर मेट्रो फेज 2 के लिए कंपनी को 773 करोड़ का ऑर्डर मिला है। BEML भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर स्टॉक स्प्लिट के लिए जो है बोर्ड मीट रखी गई है 21 जुलाई 2025 के लिए। इसी के साथ आज कुछ केमिकल स्टॉक भी फोकस में रह सकते हैं, जैसे कि SRF, आरती इंडस्ट्री और नवीन फ्लोरिन, जहाँ पर
अपने जो है आउटलुक कट किया है। उन्होंने जो है एबिटा बिफोर स्पेशल आइटम जो है वो अब उन्होंने घटाकर जो है यूरो 7.3 बिलियन से लेकर यूरो 7.7 बिलियन पर देखने को मिल सकता है, जो उन्होंने पहले 8 यूरो बिलियन से लेकर यूरो 8.4 बिलियन पर बताया था। इसी के साथ साथ टाटा मोटर्स भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यूरोपियन यूनियन पर जो है 30% का टैरिफ जो है लगाया है, जिसके चलते टाटा मोटर्स भी आज फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे कैस्ट्रॉल की, जहाँ पर कंपनी का जो डिस्प्यूट चल रहा था उसमें जो महाराष्ट्र सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उसमें कंपनी को जो है ये डिस्प्यूट जो है वो कंपनी को विन हुआ है 4131 करोड़ का, जिसके चलते कैस्ट्रॉल भी आज जो है फोकस में रह सकता है। रविंदर, शुक्रिया ये ढेर सारी खबरें और खबरों वाले शेयर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। एवेन्यू सुपरमार्ट से शुरुआत और खबर में रहेगा, क्योंकि नतीजा है, नतीजों के ठीक बाद बाजार खुलने पर किस तरह के रिएक्शन नजर आते हैं इस पर फोकस करेंगे हम। करीब 3% की गिरावट हमने देखी थी फ्राइडे सेशन में बिकवाली नतीजों से ठीक पहले। अब नतीजों में आय में तो बढ़त देखने को मिली है, मुनाफा भी बढ़ा है। मार्जिन में हालांकि गिरावट का ट्रेंड, हल्की सी गिरावट 8.9 से 8.2% पर मार्जिन आते हुए दिखे हैं, लेकिन ये तमाम के चलते आज बाजार खुलने पर स्टॉक में किस तरह के रिएक्शन, इस पर खास हमें नजर रखनी होगी। इसके अलावा नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, एनएलसी इंडिया, ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लेन फार्मा, टीटागढ़ रेल, एमएनएम, सीमेंस, बीएमएल जैसे स्टॉक्स और केमिकल प्लेयर्स, क्योंकि बासफ की तरफ से आउटलुक में कटौती की खबर आती हुई दिखी है, तो इसका असर केमिकल प्लेयर्स पर कैसा रहेगा, इस पर खास हमें नजर रखनी होगी। टाटा मोटर्स और कैस्ट्रॉल भी हमारे खबरों वाले शेयर्स में शामिल हैं। 9 बजे 9 की नौरत्न की सूची भी आपके सामने रखेंगे और इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज इन तमाम में से और डीप डाइव कर आपके सामने हम रखेंगे। तबन फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक जो है बाजार को संभालने का काम कर रहा था। एफएमसीजी के ठीक साथ साथ, एफएमसीजी के बाद एटलीस्ट फार्मा स्पेस में हमने एक्शन देखा। फ्राइडे सेशन में भी अगर देखेंगे और आज सुबह भी फार्मा से जुड़ी कुछ कंपनियां हैं जिस पर खबरें आई हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कुछ नेगेटिव खबरें, कुछ पॉजिटिव खबरें। ग्लेनमार्क फार्मा के लिए वार्निंग लेटर जारी किया गया है, ग्लैंड फार्मा में कंप्लायंस सर्टिफिकेट मिला है। ओवरऑल फार्मा स्पेस पर आपका टेक और इन पर्टिकुलर अगर कोई स्क्रिप्ट आपको पसंद आती है? जी, फार्मा सेक्टर एज ए होल मैं थोड़ा बुलिश ही हूँ, क्योंकि हाँ कुछ ये जो केवियट है कि ट्रम्प साहब बोले कि 200% टैरिफ लगाएंगे, लगता नहीं है वो होगा कुछ, तो वो बेस पे मैं आगे बढ़ूंगा कि टैरिफ इतना कुछ खास लगने वाला है। आई थिंक फार्मा कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर आप कुछ 1-2 महीने से भी देखें और जो जिस तरह से Q4 के रिजल्ट अपडेट भी आए थे काफी हद तक, जैसे सिप्ला की बात करूं, लुपिन ने की बात करूं, तो उन्होंने अपना बेस यूएस में काफी बढ़ा दिया। आई थिंक सिप्ला का तो आई थिंक नंबर 1 आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कह सकते परफॉर्मेंस रहा है यूएस में। लुपिन का भी काफी अच्छी पाइपलाइन है आगे जाके नए नए प्रोडक्ट्स की, और काफी कह सकते कि पेटेंट में है, तो उनका भी एक अच्छा तरह से परफॉर्मेंस आ रहा है, दोनों सिप्ला लुपिन का। इवन अगर हम लोग दूसरे एक सेगमेंट जो अभी काफी चर्चा में है वो सीडीएमओ बिजनेस में भी अगर आप देखो ना, काफी अच्छी फार्मा कंपनीज चल रही है, खास करके जैसे लॉरस लैब हो गया, सिंजिन इंटरनेशनल हो गया, डीवीस लैब हो गया, तो ये लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और प्लस इनकी कैपेसिटी ऑलरेडी है, ओके, एस्टेब्लिश हो गई है। आगे जाके वो अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं और एट द एंड उनको जैसे ऑर्डर होंगे वो एग्जीक्यूशन करना चालू होंगे। तो यहां से मुझे लग रहा है क्योंकि उनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो गया, तो यहां से मार्जिन कह सकते हैं सीडीएमओ बिजनेस में थोड़ा अच्छा खासा बढ़ सकता है। और प्लस ओवरऑल यूरोप और यूएस का मार्केट अभी भी इंटैक्ट है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया टैरिफ के वजह से, तो लेट्स होप यहाँ कुछ आए। ऑफ कोर्स यूएस एफडीए इश्यूज चलते रहेंगे कंपनी से, जैसे ग्लेनमार्क का बहुत अच्छा वो डिस्कवरी है, हमने 13% जब, लेकिन अभी वापस कुछ आया है एफडीए का। लेकिन ओवरऑल मैं बुलिश हूँ। आई थिंक एक सेफ बेट है, किसी को इन्वेस्ट करना है तो कुछ कंपनीज के मैंने नाम भी दिए है, अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सो ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले फार्मा स्पेस जो है ये पॉजिटिव नज़र आती है हमारे एक्सपर्ट को। और हाँ, टैरिफ इम्प्लीकेशंस को लेकर फार्मा सेक्टर ही एकमात्र सेक्टर था जहां पर हमने देखा कई सारे डेवलपमेंट्स आते हुए दिखे, बावजूद इसके फार्मा स्पेस ने अपनी तेज़ी की चाल जो है उसे पकड़ कर रखा है। यस, ग्लोबल फ्रंट पर ग्लोबल कनेक्ट से ताल्लुक़ रखता है ये सेक्टर, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अटकलें लगाई जा रही है फार्मा सेक्टर के लिए फ़िलहाल तो वो पॉजिटिव या सही साबित होती हुई नहीं दिख रही, और इसी के चलते डोमेस्टिक फार्मा कंपनियों में और डोमेस्टिक फार्मा प्लेस का प्रदर्शन जो है
बेहतर नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा तपन आपसे केमिकल सेक्टर पर भी एक टेक जानना चाहेंगे। देखिए, केमिकल सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियां, एसआरएफ भी अगर देखें, हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन नजर आता है। नवीन फ्लोरीन के चार्ट्स में भी बाजार में वॉलेटाइल मूव्स हों तब भी ये कंपनियां हैं जो कि परफॉर्म करने का दमखम रखती जरूर है। एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलने पर इसमें एंट्री की लगातार राय भी हमारे एक्सपर्ट्स, आप ही जैसे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती है। अब ताज़ा ये है कि बासफ ने आउटलुक घटाया है, इसके इम्प्लीकेशंस कैसे होंगे इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन ऑल इन ऑल केमिकल स्पेस पर आपका टेक क्या होगा? क्योंकि नतीजों का दौर चल रहा है, धीरे धीरे अब केमिकल रिलेटेड कंपनियों के नंबर्स भी आते दिखेंगे। एसआरएफ हालांकि फ्राइडे सेशन में टूटा था। जी मानसी, देखिए अगर केमिकल सेक्टर की बात करें, हमें सेगमेंट वाइज देखना पड़ेगा। केमिकल सेक्टर में अगर आप देखो तो जो सबसे अच्छा चला था वो एग्रोकेमिकल, और आप देखें कि एग्रोकेमिकल ऑलमोस्ट 50% सेल्स में जंप आया। तो इवन काफी सारे स्टॉक्स के कह सकते हैं मार्जिन भी अच्छे खासे बड़े थे। खास करके मैंने एक स्टॉक जो मुझे स्पेसिफिकली अच्छा लग रहा है इन सेगमेंट में वो है दीपक फर्टिलाइजर ना, बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया था। और यहाँ से अभी भी मुझे लग रहा है ये 1-2 क्वार्टर यहाँ, क्योंकि रेन अच्छे है, तो इस बार मुझे लग रहा है कि एग्रोकेमिकल सेक्टर वो सेगमेंट में अच्छी खासी तेजी देख सकती है। और ओवरऑल बहुत टाइम के बाद ये सेगमेंट ऊपर आ रहा है, तो एग्रोकेमिकल मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरा स्पेशलिटी केमिकल, ऑफ कोर्स देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है जो हमें हमेशा रहेगा, वो चाइना का डंपिंग का इशू। तो ऐसा बीच में मैंने पढ़ा भी था, चाइना भी शायद डंपिंग करना ज्यादा चालू करेगा, क्योंकि जो टैरिफ लगे यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, वहां अनवायबल हो जाते हैं उनके प्रोडक्ट वहां बेचना। तो हमारे वहां तो वो नहीं ला सकते, लेकिन बाकी देश में अगर डंपिंग करते हैं तो थोड़ा इंपैक्ट आएगा केमिकल सेक्टर में। तो केमिकल सेक्टर अभी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा राइज हो रहा है, होपफुली थोड़े टाइम चलेगा। लेकिन खास करके इसमें एग्रोकेमिकल, मुझे अगर आप स्पेसिफिकली बोलो तो मुझे कंपेयर टू स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में पैसे बने भी हैं और वो थोड़ा बेहतर स्पेस लग रहा है तपन जी को। लेकिन चलिए आज के लिए ये देख लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की नज़र बाजार में कहां पर है। डीमार्ट के नंबर आए हैं और डीमार्ट के नतीजों में हमने देखा कि मार्जिन पर प्रेशर आया है, और ये मार्जिन पर जो हमने जो गिरावट मार्जिन में देख रहे हैं, लगातार 5वीं तिमाही में मार्जिन में कमी आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और कंपटीशन बढ़ने के चलते ये दिक्कतें कंपनी को हो रही हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो नतीजे हैं थोड़े से ना कमजोर साइड पर ही एवेन्यू सुपरमार्ट्स के दिख रहे हैं। और अगर हम इस महीने की बात करें तो लगातार 8 सत्र में करीब 9 या 10% शेयर गिर चुका है। जुलाई में 4,000 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है नतीजों को लेकर, वो क्या राय दे रहे हैं? आशीषा, गुड मॉर्निंग। बताइए कि डीमार्ट को लेकर रिपोर्ट्स क्या है और बाकी कौन से रिपोर्ट्स पर आज फोकस करने की जरूरत है? अभिषेक, गुड मॉर्निंग। तो हाँ, जैसे आपने बताया, मिले जुले नतीजे थे डीमार्ट के, जिसके चलते ब्रोकरेज हाउसेस का भी नज़रिया काफ़ी डिवाइडेड है। कई ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं तो कई ने घटाए भी है। सबसे पहले हम एवेन्यू सुपरमार्ट पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट पर नज़र डालेंगे। खरीदारी की राय पहले 4,800 का लक्ष्य था, अब घटाकर 4,500 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि हाँ, ग्रोथ तो थी इस तिमाही में, लेकिन कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते उन्होंने अपने एस्टिमेट्स FY 26, 27 और 28 के लिए घटाए हैं। पहली तिमाही के नतीजे कमज़ोर थे, अनुमान से कई पैरामीटर्स पर नतीजे कमज़ोर रहे। एबिटा ग्रोथ भी उम्मीद से कम रहा। इनफैक्ट उन्होंने अपने एस्टिमेट्स घटाए हैं। उन्होंने 2 से 3% से अपने एबिटा एस्टिमेट्स घटाए हैं। कंपटीशन बढ़ने के चलते क्विक कॉमर्स से कंपटीशन बढ़ा और ग्रोथ पर असर दिख सकता है, जिसके चलते उन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाया है। इनफैक्ट इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के अलावा नुवामा की भी रिपोर्ट आई है। उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है। 4,086 रुपये प्रति शेयर का उन्होंने लक्ष्य रखा है। नुवामा का मानना है कि मार्जिन्स पर प्रेशर अगले कुछ तिमाहियों में नजर आ सकता है, जिसके चलते उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है। इनफैक्ट नुवामा और मोतीलाल ओसवाल के अलावा भी कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। बर्नस्टीन, उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस घटाकर 5,000 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। CLSA ने अक्यूमुलेट की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस घटाकर 5,466 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग 3,350 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स निकल कर आई है। मोतीलाल ओसवाल 4,500, नुवामा 4,086, बर्नस्टीन, CLSA ने खरीदारी की राय 5,466 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है।
तो हाँ, ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया काफ़ी डिवाइडेड है, लेकिन ऑल इन ऑल कमज़ोर साइड पर ही नतीजे थे, जिसके चलते कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अब स्टॉक को डाउनग्रेड भी किया है और टारगेट प्राइसेस भी अपने घटाए हैं। ठीक है, शुक्रिया शीशा। तो हम देखते हैं कि मतलब डीमार्ट के अलावा एक और कंपनी है जिसको लेकर ब्रोकरेज के व्यू बहुत डिवाइडेड हैं, वो है डिक्सन टेक का। डिक्सन टेक के लिए 9,000 की भी टारगेट है और 21,000 22,000 के भी टारगेट्स हैं। अब सेम सिचुएशन हम डीमार्ट के लिए देख रहे हैं। हालांकि ये विजिबल है कि कंपटीशन काफ़ी स्टिफ फेस कर रहे हैं वो क्विक कॉमर्स वाली कंपनी से, और मार्जिन पर लगातार हम दबाव देख रहे हैं। स्टोर एक्सपेंशन तो एग्रेसिवली कर रहे हैं, 450 स्टोर हैं डीमार्ट के, और हाल फिलहाल उन्होंने हमने देखा कि आगरा में स्टोर खोला, तमिलनाडु में स्टोर खोला, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कंपटीशन उनको फेस करना पड़ रहा है अपने बाकी जो क्यू कॉमर्स वाले प्लेयर्स हैं। तपन जी, डीमार्ट नतीजों से पहले ये शेयर वीक रहा है, करीब 9% गिरा है, और जहां से चला था 15-16 जून से आज हम देख रहे हैं कि 14 जुलाई को वही ऑलमोस्ट स्तर आ गए हैं 4,000 रुपए के आसपास के। नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं, और मान लीजिए अगर आज गिरावट के साथ खुले तो करना क्या चाहिए इसमें? जी अभिषेक, ये देखो, डीमार्ट एक ऐसा स्टॉक है जहां मैं पिछले 3 साल से नेगेटिव रहा हूं। द रीजन वही है क्विक कॉमर्स, क्योंकि देखो ये स्ट्रक्चरल चेंज है, इसको आप चेंज नहीं कर पाएगा। अभी लोग ई कॉमर्स तरफ जा रहे हैं, लोग ना कन्वीनियंस के हिसाब से ही ऑर्डर करे। हम लोग आज तक, मेरे फादर, सॉरी बट डेथ हो गई उनको 3 साल से, तब से हम लोग डीमार्ट कभी गए नहीं। मेरे फादर जाते थे, तो हम लोग भी ऑनलाइन ही सब करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ इसलिए, पर ओवरऑल मैं स्ट्रक्चरल चेंज देख रहा हूँ। आप देखिए अमेजोन ने भी आई थिंक 10 मिनट्स डिलीवरी स्टार्ट की दिल्ली में, कल ही मैंने न्यूज पढ़ा। हर एक अमेजोन ले लो, जियो ले लो, आप स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट से ब्लिंकिट, सब क्विक कॉमर्स में जा रहे हैं। डीमार्ट रेडी चल रहा है, लेकिन इतना ट्रैक्शन नहीं आ रहा जितना सोचा था। फिजिकल स्टोर है, उनके खुद की प्रॉपर्टी है, रेंटल बचा रहे, लेकिन अगर आप देखो सेल्स दिखा, सेल्स हमारा बढ़ा 16% से, लेकिन मार्जिन का क्या हुआ? क्यों मार्जिन डाउन है? क्योंकि ऑफकोर्स ऑलमोस्ट 1% से 0.5% उन्होंने बोला, मैनेजमेंट ने बोला कि उन्होंने जो भी प्रोडक्ट सेल किया वहां उनको डिस्काउंटिंग ज्यादा करनी पड़ी क्विक कॉमर्स में। प्लस अगर आप क्विक कॉमर्स करते हो तो आपको मार्जिन प्रेशर भी अच्छा खासा आ जाता है, क्योंकि आपकी डायरेक्ट कंपटीशन इन सब प्लेयर से जो ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट पे चल रहे हैं, और वो पी बैकअप है। ओके, प्राइवेट इक्विटी तो ऐसा होता है ना कि पैसे बहाते हैं। अब डीमार्ट तो प्रॉफिट में, उनको भी साथ में लाना है तो उनको भी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे यहां से आगे जाके भी मार्जिन में एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है। 3 साल से देखे डीमार्ट का भाव वहीं का वहीं है, वो बढ़ा नहीं है। तो ये दिखाता है कि एक इनहेरिटेंट स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है ये डीमार्ट में, और जब तक वो ई कॉमर्स अच्छा खासा नहीं बढ़ा पाएंगे, मुझे लग रहा है ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगी। तो ये स्टॉक नीचे भी आ जाता है, आई थिंक ये मेरे एंड से तो इग्नोर ही है। ठीक है, डीमार्ट को इग्नोर करना चाहिए। शुक्रवार को 2.5% की गिरावट, और आज फिर से ऐसी आशंका है कि ये शेयर गिरावट का शिकार होगा नतीजों के बाद। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, nimeshthakar.com के निमेश ठाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग निमेश जी, आप अपने शेयरों से शुरुआत कर लीजिए। टेक्निकल पैरामीटर्स पर कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं और क्या खरीदें आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। जस्ट डायल का एक काउंटर है जहां पर 200 दिन की एवरेज का एक रेजिस्टेंस कितने टाइम से फेस कर रहा था, और स्टॉक एक साइडवे रेंज के अंदर चल रहा था। जी निमेश जी, जस्ट डायल हमारे कवरेज लिस्ट में नहीं है, कोई और शेयर आप सुझाना चाहेंगे? तो अभिषेक जी 2 मिनट दीजिए, मैं एक नया स्टॉक ढूंढ के आपको देता हूँ। अच्छा ठीक है, आप 2 मिनट ले लीजिए सर, फिर आपके पास आते हैं। लेकिन तपन जी, आप बोल रहे थे कि आपको ना ऑटो वाले कंपनियां अच्छी लग रही हैं, ऑटो सेगमेंट, और हमने देखा भी है कि लोअर लेवल से बाइंग तो आई है। एक खबर आई है M&M को लेकर कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में 750 करोड़ रुपए निवेश की मंजूरी दी है बोर्ड ने, और राइट्स इशू के जरिए ये निवेश किया जाएगा कंपनी में। M&M एक बढ़िया कंपनी, सॉलिड कंपनी, चली भी ठीक ठाक से है, लेकिन तपन जी दिक्कत ये आ रही है कि हम बार बार देखते हैं, पिछले 6 महीने को अगर आप उठा के देखेंगे तो 3100 से 3200 के आसपास आके ये फिर फंसने लगता है शेयर ये। और हमने शुक्रवार को भी एक स्टीप फॉल देखा था और तमाम ऑटो स्टॉक्स में। M&M में आपका व्यू क्या है? क्या ये जो डिप आए हैं ये क्या बाइंग का मौका है आपके हिसाब से?
अभिषेक, ये देखो M&M एक आउट परफॉर्मर रहा है किसी भी एंगल से देखो, आप एसयूवी देख लो, इवन कमर्शियल व्हीकल के भी नंबर्स बहुत अच्छे आए थे इस बार जो मैंने डेटा देखा था। और प्लस इनके जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, बस क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। आप देखिए वो लॉन्च करते हैं तो नो एक दो दिन में बड़ी बुकिंग आ जाती है, तो एक उन्होंने अपनी एक ब्रांड अलग से बनाई है एसयूवी में। और अभी क्या हो रहा है कि आप देखिए कि मारुति ने भी खुद बोला कि अभी उनकी स्मॉल कार नहीं चल रही, लेकिन एसयूवी की डिमांड बहुत अच्छी आ रही है इवन मारुति के लिए। तो एसयूवी की डिमांड अक्रॉस है, तो इसके वजह से M&M उसमें लीडर है, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट आ रहा है। और ना उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, प्लस ऑफ कोर्स ये कुछ महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात है। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चरली भी देखूं, M&M बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। आई थिंक वो, अगर आप पैसेंजर व्हीकल की बात करोगे और इवन कमर्शियल व्हीकल में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, और इवन आई थिंक 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक में भी उनके नो इस बार सेल्स नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो वो एक लीडर रहेंगे एटलीस्ट ऑन द पैसेंजर व्हीकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ अगर थोड़ी नमी भी आती है, मार्केट गिर और नमी आती है, आई थिंक ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, क्योंकि देखो यू हैव टू बी विथ अ लीडर जो परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक ये कंटिन्यू करेंगे परफॉर्म, क्योंकि उनकी पाइपलाइन है, प्लस दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ऑल दैट, एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स भी अच्छे। तो आई थिंक ये एक नीचे के लेवल पे भी आप आराम से बाय कर सके लंबे अवधि के लिए। तो चलिए, ऑटो सेक्टर और ऑटो एंसिलरी पर नज़र होनी भी चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा इन पर्टिकुलर करीब 3% की गिरावट हमने देखी थी। इन स्टॉक्स पर भी खास तौर से हमें फोकस रखना होगा। ऑटो सेक्टर की रफ्तार धीमी पड़ी ज़रूर है, लेकिन देखते हैं अब ऑटो और ऑटो एंसिलरी की चाल में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या कुछ निकल कर आते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्टॉक्स का जिक्र भी करेंगे। निमेश, अब आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग आइडियाज अगर हैं तो बताएं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मानसी। एक्सिस बैंक का काउंटर है 100 डेज की एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, करीब 3 से 4 बार पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके स्टॉक में एक रिकवरी आ रही है। फ्राइडे के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि बुल एंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ है। तो मेरा मानना है कि 1155 का एक स्टॉप लॉस लगा के एक्सिस बैंक के अंदर बाय करना चाहिए, और ऊपर में शॉर्ट टर्म जो है वो 1200 रुपया, और 1200 रुपया अगर ब्रेक होता है तो फिर से हम लोग 1230-40 की रेंज में स्टॉक को आते हुए देखेंगे। तो काफी एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये लेवल से जरूर से बाय इनिशिएट करना चाहिए। 1155 के स्टॉप लॉस से 1200 और 1240 के टारगेट रहेंगे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर नजर है। एक्सिस बैंक पर फोकस कीजिएगा जरूर। 1200 पहला टारगेट और दूसरा 1230 का लक्ष्य मद्देनजर रखते हुए 1155 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए अगर मौका मिल जाए तो एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढनी जरूर चाहिए। एक्सिस बैंक की तो बात आपने करी दिमेश, लेकिन साथ ही आपसे रेल काउंटर्स पर भी आपका एक टेक जरूर जानना चाहेंगे। टीटागढ़ रेल हमारे खबरों वाले शेयर में भी हमने इसे एडअप किया है। खबरों के दम पर आज फोकस रेडार पर रहेगा। IRFC, RVNL, IRCTC पर नजर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 40 एकड़ जमीन खरीदी है कंपनी ने। 126 करोड़ में ये सौदा जो है होता हुआ दिखा है। रेलवे काउंटर्स पर आपकी राय क्या है? कुछ तमाम ऐसे स्पेसेस हैं जो कि साइडवेज हैं, लेकिन इन दिनों न्यूज़ फ्लोज के चलते वर्कआउट जरूर कर जाते हैं। फ्राइडे सेशन में तो इन स्टॉक्स में हमने कमजोरी देखी थी। इन पर्टिकुलर टीटागढ़ रेल 2% टूटा था, लेकिन न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट शायद नजर आ सकता है। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर कैसे दिख रहे हैं? मान से टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर टीटागढ़ वैगन के अगर देखें तो डेली चार्ट स्ट्रक्चर पे एक ट्रेंड रिवर्सल डबल बॉटम का फॉर्मेशन 700 के आसपास हम लोगों ने एक बनता हुआ देखा था। बट स्टॉक हालांकि 200 दिन की एवरेज का रेजिस्टेंस एरिया जो बन रहा है वो 930 का फ्राइडे का क्लोजिंग था, और 970 के आसपास बार बार 3 बार यहाँ से जो है वो टीटागढ़ वैगन एक रेजिस्टेंस एरिया ले रहा है और वहां से एक करेक्शन दे रहा है 970-950 के बीच में। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से एक साइडवे कंसोलिडेशन मूव हो रहा है, ब्रेकआउट का थोड़ा राह देखना चाहिए। ऊपर में 970 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रनअप आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, जो कि 1150 तक आ सकता है। तो फिलहाल व्यू जो है मेरा बुलिश है, बट मेरी राय बनेगी कि आपको थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए और 970 के ऊपर ब्रेकआउट आए उसके बाद स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कीजिए। न्यूज़ फ्लो के चलते ऑन दी फेस ऑफ इट राय जरूर बुलिश है, लेकिन वेट एंड वॉच का नजरिया बनाकर चलें और किस तरह से डेवलप होता है स्टॉक बाजार खुलने के बाद, उसे देखने के बाद कोई डिसीजन लेने की राय इस वक्त मिल रही है। लेकिन रिलायंस द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ निफ्टी
निमेश, इसके भी नतीजे आने वाले हैं। मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट, कई सारे स्पेसेस सेगमेंट्स से बिजनेसेस इनके, और जब रिलायंस के नंबर्स आते हैं तो उन तमाम बिजनेस सेगमेंट्स के डेवलपमेंट पर, उनके रिस्पॉन्सेस पर फोकस होता है। 18 जुलाई रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव ज़रूर हैं, लेकिन रिलायंस पर क्या कोई टेक्निकल नज़रिया बन रहा है या इससे नतीजों के बाद एक बार वॉच आउट करने पर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, साथ ही जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनके लिए राय? देखिए, इवेंट स्पेसिफिक मार्केट के अंदर ऑलवेज एक वॉलेटिलिटी और रिस्क जो है वो रहता है। फिलहाल जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है रिलायंस का, हम लोगों ने पहले भी एक बात करी, जब तक 1550 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक रिलायंस के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। और वहां से हम लोगों ने देखा कि 1155 का एक हाई बना के स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 55 पॉइंट्स की गिरावट आ चुकी है। अभी फिलहाल अगर आप बात करें तो रिलायंस एक 21 EMA के सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर 1480 का लेवल ब्रेक करता है तो और फर्दर गिरावट रिलायंस के अंदर आ सकती है। तो ऑलरेडी स्टॉक जो है वो रनअप हो चुका है, और अगर आपको इवेंट स्पेसिफिक रिस्क नहीं लेना है तो मेरा मानना है कि अभी आप फिलहाल अवॉइड करके चलिए, एक बार रिजल्ट आने दीजिए, और 1550 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो आप फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से हिसाब से नहीं आया तो स्टॉक में हम लोग फिर से जो है वो नीचे की तरफ मूव होते हुए 1400 रुपए के आसपास के मूव देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल मैं वेट एंड वॉच की राय दूंगा, और 1550 के ऊपर अगर निकलता है स्टॉक, देन एंड ओनली आप जो है वो बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, या 1400 के आसपास आता है वहां पर आप जो है वो बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल मेरी राय है कि आप अभी वेट एंड वॉच कीजिए, अवॉइड कीजिए। वॉलेटाइल है मार्केट, और ऐसे में रिलायंस में भी नतीजों से ठीक पहले एक बार नंबर्स को ही देखना होगा, उसके बाद कोई डिसीजन। हालांकि अगर एक्सिस्टिंग पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं, 1550 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिख जाए तो फिर तेज़ी के आसार नज़र आते हैं, लेकिन एक बार देखना होगा हफ्ते की शुरुआत में भी रिलायंस की परफॉर्मेंस कैसी नज़र आती है। 1495 के लेवल्स पर क्लोजिंग हमने देखी थी लास्ट सेशन में। 25,150 के इर्द गिर्द क्लोज हुआ था मार्केट्स लाइव की शुरुआत हम करने वाले हैं चंद मिनटों में, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद प्री ओपन लेवल्स भी आपके सामने रखेंगे। और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बाजार के लिए जो ग्लोबल संकेत हैं वो थोड़े से वीक, और अर्निंग से भी बाजार को नहीं मिल रहा है कोई खास सपोर्ट। क्या आज गिरावट का एक और सेशन होगा? क्या क्रूशियल सपोर्ट लेवल टूटेगा 25,000 का? इस पर रहेगी नजर, और स्टॉक्स के लिहाज से आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में और करेंगे। लेकिन सबसे पहले केनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर लगाया 30% का टैरिफ। 1 अगस्त से लागू होगा टैरिफ। ईयू और मैक्सिको ने टैरिफ को बताया गलत। ट्रंप के टैरिफ वॉर से डरे अमेरिकी बाजार। डाउ 280 अंक फिसला, नेस्डेक भी 45 अंक गिरा। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स करीब 200 अंक और नेस्डेक फ्यूचर्स 100 अंक नीचे। एशियाई बाजारों से कमजोरी के संकेत। गिफ्ट निफ्टी 25 अंक गिरकर 25,100 के पास। जापान का बाजार निके करीब 100 अंक फिसला। कोरिया और हांगकांग भी कमजोर। जून तिमाही में डीमार्ट के कमजोर नतीजे। आय 16% बढ़कर 16,360 करोड़ रुपए पहुंची। मुनाफा 2% बढ़ा, लेकिन मार्जिन पर दिखा दबाव। निफ्टी में आज आएंगे एशिया टेक के नतीजे। आय सुस्त और मुनाफे और मार्जिन पर दबाव का अनुमान। अन्य कंपनियों में टाटा टेक, रैलिस इंडिया, ओला इलेक्ट्रिक और तेजस नेटवर्क्स के नतीजे भी आएंगे आज। जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने एक्जो नोबेल में हिस्सा खरीद के लिए लॉन्च किया। 3,929 करोड़ रुपए का ओपन ऑफर। 3417 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदेगी 25% हिस्सेदारी। एनसीसी को एमएमआरडीए से मिला करीब 2270 करोड़ रुपए का ऑर्डर। मुंबई मेट्रो लाइन 6 का निर्माण करेगी कंपनी। तो हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, तपन दोषी हैं और निमेश ठाकर हैं, जो शेयरों को लेकर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू दे रहे हैं। तो आज बहुत सारे शेयर फोकस में रहने वाले हैं। नए हफ्ते की शुरुआत हुई है।
सावन का पहला सोमवार भी है, कुछ आपको झलकियां भी दिखाएंगे शिव मंदिरों की, देश के जो प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। लेकिन चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं और एनसीसी आज फोकस में रहेगा क्योंकि इनको ऑर्डर मिला है मुंबई मेट्रो के लाइन 6 के लिए। एनसीसी को लेकर तपन जी आपका व्यू क्या है, क्योंकि एनसीसी एक रेंज में रहा है, हालांकि 200 रुपए का एक बढ़िया इसके लिए हमने देखा कि सपोर्ट रहा है। एनसीसी क्या आज अगर हालांकि गैप के साथ ही हो सकता है खुले, उसके बाद भी खरीदना चाहिए क्या? जी, एचसीसी अगर आप देखो ना तो काफी स्ट्रांग रहा है और ओवरऑल अगर गवर्नमेंट एंटिटी की बात करें, एनसीसी एक तरह से ना एक अच्छा खासा उनको ऑर्डर बुक भी मिलते जा रहे, जैसे अभी 1600 करोड़ का ऑर्डर अच्छा मिला है और काफी हद तक उन्होंने आगे जाके भी उनको ऑर्डर मिलेंगे। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा स्टॉक है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी हद तक डेवलपमेंट आ रहा है, कैपेक्स भी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कैपेक्स में भी अगर आप देखें तो 12 लाख करोड़ के आसपास इस बार स्पेंडिंग करेंगे, उससे 2.5 लाख 3 लाख करोड़ तो आई थिंक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में होंगे, तो एनसीसी उसमें एक तरह से बेनिफिट मिल सकता है। और उनका डेट टू इक्विटी अगर मैं बात करूं ना तो काफी हद तक लोअर साइड है, इतना कुछ खास है, लेकिन वो उनके पास इतना कैश भी है तो उनको इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। ओवरऑल अगर ये स्टॉक अगर आपको ये लेवल पे या नीचे लेवल पे मिलता है, क्योंकि ये काफी टाइम से मूवमेंट नहीं है, ये एक अच्छा डिसेंट रिटर्न दे सकता है कुछ मीडियम टर्म में, क्योंकि ये सेक्टर मुझे लग रहा है कि यहाँ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और ऑर्डर बुक भी आगे जाके मिल सकते हैं। ठीक है, एनसीसी एक बढ़िया शेयर लग रहा है, तपन जी का भी इस पर बुलिश व्यू है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी साड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवांगी जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका फोकस आज बाजार में कहाँ होगा और कहाँ पर पैसे बन सकते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। आज फोकस है मेरे सिलेक्टिव काउंटर्स पे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट कुछ स्टॉक्स है जैसे पेटीएम मेरे रडार पे है जो कि काफी एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है पिछले 2 सेशन से। इसमें हम देख रहे हैं वीकली बेसिस पे एक लंबे कंसोलिडेटिव बैंड से निकलते हुए ये नजर आ रहा है और काफी एक अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बनते हुए दिख रहा है। शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद हमने देखा है कि अब बाइंग इंटरेस्ट वापस इमर्ज होते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो ओपनिंग के लोअर लेवल्स के थोड़े बाद हम देखेंगे कि थोड़ा सेटल होने के बाद ही बाय करें, बट 970 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, 910 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। ठीक है, 910 रुपए का स्टॉप लॉस होगा पेटीएम के लिए। 930 रुपए की क्लोजिंग हमने होते हुए देखी है इस शेयर की शुक्रवार को। 970 के टारगेट, 910 का स्टॉप लॉस। शिवांगी जी एक ही शेयर है या फिर कोई और भी शेयर है? जी बिल्कुल, बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़े बुल्स जो है वो अंडरस्कोर कर रहे हैं, तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे कैसा रुख रवैया है ओपनिंग के बाद, और फिर हम ट्रेड्स ले, जल्दबाजी कोई नहीं है। ठीक है, एक बार ओपनिंग का वेट करेंगे, उसके बाद ही कोई ट्रेड समझेंगे। लेकिन निमेश जी हमने जो देखा है कि मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं, बीएसई हो, सीडीएसएल या फिर एंजल वन, कैंप्स, ये सारे के सारे जो शेयर हैं अपने 52 वीक हाई से 20 से 25% नीचे आके कारोबार कर रहे हैं। और शुक्रवार के सत्र में बीएसई और सीडीएसएल ये वायदा के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर रहे। आपको स्ट्रक्चर क्या यहां से भी वीक लग रहा है? क्योंकि आशंका इस बात की है कि अब ये जेन स्ट्रीट वाले एक्शन के बाद जो वायदा का वॉल्यूम है थोड़ा सा वो घट सकता है, और सीबी ऐसा चाह भी रही है कि जो रिटेल ट्रेडर आके एफएनओ में फंसते अपने जो पैसे गंवाते हैं उनका नुकसान कम हो, तो कुछ और शायद रेगुलेशन के मसले पर सख्ती बढ़ने के आसार हैं। क्या व्यू होगा आपका इन स्टॉक्स को लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह से अगर आप मार्केट में न्यूज स्पेसिफिक डेफिनेटली करेक्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेश से ये स्टॉक काफी जो है वो बेहतर है, क्योंकि ऑलमोस्ट मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल जो है, ये दोनों का डिओपोली जो है बिजनेस मॉडल है। सीडीएसएल की बात करें तो जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर एक अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास अगर बात करें तो नीचे की तरफ 1650 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और मेरा मानना है कि स्टॉक 1650 के आसपास एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो व्यू मेरा बुलिश है, बाउंड डिप्स की स्ट्रेटेजी ये काउंटर के अंदर रखनी चाहिए। हालांकि जिस तरह से थोड़ी वोलेटिलिटी है तो शॉर्ट टर्म नजरिया आपका जो है
वो नहीं रखना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये स्टॉक के अंदर आपको बाय करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर बनता जरूर दिख रहा है। इस बीच करेंसी की ओपनिंग और साथ साथ बुलियन मार्केट पर भी नजर होनी चाहिए। एमसीएक्स पर चांदी फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेंड करती हुई 1,13,998 के लेवल्स पर सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड एंड सिल्वर बुलियन मार्केट पर लगातार मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर होगी, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में हम देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे हैं और इसी के चलते सोने चांदी पर हम देख रहे हैं नए रिकॉर्ड स्तर। और इसमें भी अगर कंपैरिजन करने जाएं तो गोल्ड के मुकाबले सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करती हुई ₹20 की कमजोरी के साथ हालांकि खुलता हुआ इस वक्त नजर आया। ₹85.80 के मुकाबले ₹86 पर रुपए की ओपनिंग इस वक्त। रुपए में कमजोरी, लेकिन गोल्ड सिल्वर में एक्शन है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और डिविज लैबोरेटरीज की बात करते हैं। रिसर्च वाइज यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिला है और क्या कुछ खबर है जिसके चलते स्टॉक में एक मूव आ सकता है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है और वो ड्रग नोवार्टिस का है और इस ड्रग का नाम है एंट्रेस्टो। दरअसल डेलावेयर के फेडरल जज ने कहा है कि नोवार्टिस जो है वो एमएसएन नाम की जो कंपनी है उसे एंट्रेस्टो के जेनरिक वर्जन को लॉन्च करने से मना नहीं कर सकता, और ये डेलावेयर के फेडरल जज का आया है बयान। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो यूएस अपील्स था, साथ ही साथ जो बाकी फेडरल जज थे उन्होंने नोवार्टिस को कहा था कि वो दरअसल एमएसएन की जो लॉन्च है, एमएसएन के जेनरिक वर्जन लॉन्च है जो एंट्रेस्टो का, उसको नहीं रुका सकते। अब ये देखिए, नोवार्टिस के लिए इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि काफ़ी सारी कमाई उनसे इस ड्रग से आती है। और साथ ही साथ और एक बात है, नोवार्टिस का कहना है कि हो सकता है कि एमएसएन 16 जुलाई या उसके आसपास जो है इस ड्रग को लॉन्च कर देगा। अब ये ड्रग डीवीज के लिए इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि डीवीज का नोवार्टिस का तहत एक सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे डीवीज के कुल आय में से करीब 8% इस ड्रग से आता था, और कुल सीडीएमओ आय से अगर आप देखेंगे तो FY24 में करीब 19% के आसपास के रेवेन्यू यहाँ से आए थे। और अगर ये ड्रग का जेनरिक वर्जन आ जाता है और नोवार्टिस को झटका लगता है तो इससे FY26-27 के डीवीज के ईपीएस में 10% का इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। एमएसएन के अलावा एलेम्बिक, जायडस, इनके पास भी अप्रूवल है इस ड्रग के जेनरिक वर्जन को लॉन्च करने के लिए। तो एक नेगेटिव खबर है, हालांकि इसके पहले भी लगातार यूएस के फेडरल जजेस जितने थे उन्होंने नोवार्टिस को कहा था कि वो ब्लॉक नहीं कर सकते इस ड्रग को, और अब डेलावेयर के फेडरल जज ने भी कहा है कि नोवार्टिस जो है इसको ब्लॉक नहीं कर सकता। तो हो सकता है एमएसएन का जो जेनरिक वर्जन है वो आपको जल्द देखने मिले। इसका इम्पैक्ट डीवीज के ओवरऑल ईपीएस पे हो सकता है। ओके, डिविज लैबोरेटरीज पर इस खबर का कितना असर होगा? एंट्रेस्टो जेनरिक के लिए तैयार, ये खबर आती हुई और नोवार्टिस को ये झटका है। और आपको बता दें यूएस में एंट्रेस्टो में जेनरिक लॉन्च पर फिलहाल रोक की खबर नहीं आई है। और ये सारे के सारे न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स डिविज लैब पर किस तरह का असर डालेंगे, इस पर खासतौर से हमारी नज़र रहेगी। वरुण, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे के सारे डिटेल्स डिविज लैबोरेटरी से जुड़ी हुई हम तक पहुँचाने के लिए। इस बीच प्री ओपन के लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक आध 2 मिनट में ये लेवल्स जो हैं एब्सोल्युटली फ्रीज होते हुए नजर आएंगे। 25,164 के लेवल्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं निफ्टी में कामकाज खुलने की तैयारी। ऑलमोस्ट हल्के फुल्के मोमेंटम के साइंस हैं, लेकिन टू अर्ली टू से मार्केट में, क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पर जो सेटअप है वीक नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस वीक हैं। 25,150 के नीचे हम क्लोज हुए थे। अब ऑप्टिमिस्टिक होकर इतना जरूर मानकर चल सकते हैं कि अगर 25,150 के पार 25,200 दिखेंगे तो बाजार मतलब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ट्रिगर्स की काफ़ी बेहद ज़रूरत है और इन ट्रिगर्स के आने पर, अर्निंग्स पर पॉजिटिव ट्रिगर्स आने पर बाजार को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन चलिए एक बार 9 के नवरत्न की सूची जान लेते हैं और अशेषा हमारे साथ जुड़ गई हैं ये नवरत्न की सूची लेकर। गुड मॉर्निंग अशेषा, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट से शुरुआत करेंगे। नतीजे मिले जुले थे। रेवेन्यूज़ में हालांकि बढ़त दिखी, 16% बढ़कर 15,932 के आसपास आए, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया काफ़ी मिक्स्ड है, जिसके चलते एवेन्यू सुपरमार्ट पर आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा सीमेंस कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। मेट्रो फेज़ 2 के लिए 770 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके चलते सीमेंस में भी आज एक्शन नज़र आ सकता है। लेकिन सीमेंस के अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। केमिकल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। BASF उन्होंने अपने एबिटा फॉरकास्ट घटाए हैं। याद रखें, एबिटा फॉरकास्ट घटाए हैं, जिसके चलते कई सारे केमिकल स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे।
टाटा मोटर्स, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 30% तक के टैरिफ यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको पर लगाए हैं, तो जेएलआर ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट नजर आ सकता है, जिसके चलते टाटा मोटर्स पर भी नेगेटिव एक्शन दिखेगा। इसके अलावा BEML की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 21 जुलाई को, जहां पर शेयर विभाजन यानी स्टॉक स्प्लिट कंसिडर किया जाएगा। कैस्ट्रॉल, जहां पर 4,100 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। टैक्स विभाग से केस जीत चुकी है कंपनी, जिसके चलते यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। प्री ओपन में 2% की तेजी के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। NCC कंपनी को मुंबई मेट्रो लाइन 6 के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 2,270 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका है। 1.5% की तेजी प्री ओपन में स्टॉक में दिखी है। इसके अलावा टीटागढ़ रेल कंपनी 99 ईयर के लीज एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया है वेस्ट बंगाल के साथ, और 126 करोड़ रुपए का ये टोटल कंसिडरेशन होगा। और लास्ट में बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की, जहां पर कंपनी को US FDA से एक वार्निंग लेटर मिला है। मध्य प्रदेश इंदौर में एक फैसिलिटी है कंपनी की और वार्निंग लेटर मिला है। नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। 0.5% की डाउनटेक ऑलरेडी प्री ओपन में ग्लेनमार्क फार्मा पर दिखी है। चलिए, शुक्रिया आशीष, ये नवरत्न की सूची हमारे साथ शेयर करने के लिए। ढेर सारी खबरें और ये खबरों पर रिएक्ट करेंगे आज बाजार। सीमेंस के स्टॉक प्राइस पर नजर होनी चाहिए। न्यूज़ फ्लो के चलते आज फोकस रेडार पर रहेगा और प्री ओपन में एक बार सीमेंस के लेवल्स और आज की एक खबर भी आपके सामने रखते हैं। प्री ओपन में ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी है शिवांगी 3154 के लेवल्स पर। अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या सीमेंस को कंसिडर करना चाहिए? साथ ही एग्जिस्टिंग पोजिशंस वालों के लिए भी क्या राय होगी? जी बिल्कुल। सीमेंस में हमने देखा है कि एक काफी दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। यहाँ पे हायर जोन्स पे गिव अप करते हुए दिखा था। हमने देखा है कि डबल बॉटम फॉर्मेशन की तैयारी तो जरूर हो रही है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये सस्टेन करे। फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा था कि लोअर लेवल से थोड़ी बहुत पुल बैक थी, बट रेजिस्टेंसेस भी इंटैक्ट है यहाँ पे। तो कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशंस हायर जोन्स पे भी बनाया रखा है, जिसके कारण अपसाइड भी गैप नजर आ रहा है। तो ये थोड़ी बहुत हमें वेट एंड वॉच करनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही हमें चलना चाहिए। बट अभी फिलहाल यहाँ पे जब तक लेवल्स की बात करें तो 3100 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए दिखता है, तो यहाँ पे 3200 तक की तैयारी यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। पर टिल देन थोड़ा वेट एंड वॉच करें बाजार के मूड के हिसाब से। 3100 के लेवल्स को अगर इंटैक्ट रखता है, 3154 पर अगर शुरुआत होती है, 3200 क्रॉस कर जाता है, तो फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ सकते हैं सीमेंस पर। एक और स्टॉक है IRB इंफ्रा। शिवांगी, आपसे राय जानना चाहेंगे। टोल कलेक्शन का डेटा आया है, 5% का इजाफा है और Q1 में टोल रेवेन्यूज़ की अगर बात करें सालाना आधार पर, वहाँ पर भी 8% की बढ़ोतरी होती दिखी है। हो सकता है कि बाजार खुलने के साथ साथ एक अपसर्ज, एक मूवमेंट जरूर दिखे स्टॉक में। आपकी राय IRB इंफ्रा पर क्या होगी? बिल्कुल। IRB इंफ्रा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके इनफैक्ट हमने पूरे सेक्टर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक काफी अच्छा रेंज बाउंड मूव देखने को मिला था। इन द सेंस कि ऐसे बाजार में ये स्टॉक जो है वो टिका हुआ था, तो वो एक अच्छी पॉजिटिव बात है। बट ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज जरूर हुई है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये 45 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आए, फिर हम 50 तक के टारगेट्स यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, IRB इंफ्रा 50 के टारगेट की आप यहाँ से उम्मीद करके चल सकते हैं। बाजार खुलने में करीब 2.5 मिनट के आसपास का समय है। उसके पहले एक शेयर पर और व्यू ले लेते हैं। एक आपसे राय चाहिए RBL बैंक को लेकर शिवांगी। RBL बैंक, यहाँ से भी आपको लगता है कि शेयर ये चलेगा या फिर से थम जाएगा, टिटक जाएगा ये? जी बिल्कुल। छोटे बिजौली बैंक्स में हमने देखा है कि काफी एक स्ट्रेंथ बना हुआ था पिछले अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली 4 महीनों से यहाँ पे पूरे बैंक निफ्टी को ड्राइव करते हुए नजर आया है। और RBL स्पेसिफिकली बहुत ही ब्यूटीफुली प्लेस्ड है अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर, काफी कंफर्टेबली ये ट्रेड करते हुए भी दिख रहा है डेली चार्ट में। यहाँ रिमार्केबल चीज ये है कि बैंक निफ्टी में वीकनेस के बावजूद ये हमने देखा कि वीकली बेसिस पे काफी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसमें देखने को मिली।
तो डेफिनेटली ये आउट परफॉर्मर है और यहाँ पे ये स्टैंड आउट करते हुए दिख रहा है 275 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए, और 260 के हम एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे और आगे की तरफ ट्रेल करेंगे। ठीक है, 260 का स्टॉप लॉस होगा आरबीएल बैंक के लिए और इस पर आज फिर से फोकस रहेगा। चलिए ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक मिनट के आसपास का समय रह गया है और आज जो संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से वो तो मतलब 25-30 अंक नीचे के थे, लेकिन निफ्टी की शुरुआत बहुत ही फ्लैट होने जा रही है, कमोबेश उसी स्तर पर जहां पर हमने शुक्रवार को क्लोजिंग होते हुए देखी थी 25,150 के आसपास, और निफ्टी बैंक जो खुलने के संकेत दे रहा है वो है 26 अंक ऊपर। सवाल यह है कि जो शुक्रवार को हमने बड़ा डेंट देखा आईटी शेयरों में, क्या आज थोड़े बहुत डैमेज कंट्रोल की कोशिश होगी, क्या बाइंग लौटेगी, या फिर नेस्डेक में और नेस्डेक फ्यूचर्स में जो हमने कमजोरी देखी है ओवर द वीकेंड या फिर फिलहाल अभी जो दिख रही है, क्या वो फिर से परेशान करने का काम करेंगे, इस पर नजर रहेगी। लेकिन कुछ शेयर्स जो फोकस में रहेंगे वो उसमें डीमार्ट फोकस में रहेगा, क्योंकि इसके नतीजे थोड़े से कमजोर आए हैं। हालांकि ब्रोकरेजेस के व्यू बटे हुए हैं, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर, ऑपरेटिंग कॉस्ट के फ्रंट पर, एम्प्लॉय एक्सपेंस को लेकर चिंताएं थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही हैं डीमार्ट के लिए। और लगातार 8 सत्र के हम बिकवाली शेयर में देख चुके हैं, क्या आज 9वां सत्र होगा, ये देखने वाली चीज जरूर होगी डीमार्ट में। डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट। जो शेयर आज थोड़ी मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं उसमें आप देखिए इटर्नल यानी कि जोमेटो करीब ½ % ऊपर खुलेगा, और इक्का दुक्का और शेयर हैं जहां पर आपको ½ % की गेंस दिखेंगे, उसमें से सन फार्मा और एसबीआई लाइफ है। चलिए बाजार की शुरुआत हो गई है और जो पहला टिक आया है निफ्टी में वो 10-15 अंक नीचे का आया है। 25,140 के आसपास निफ्टी ने शुरुआत की है। और निफ्टी बैंक की बात करें, जो शुरुआत हुई है वो हुई है करीब 40 अंक इस वक्त आपको नीचे दिखेगा निफ्टी बैंक। सेंसेक्स में करीब गिरावट जो है वो करीब 90 अंकों के आसपास की है, और फिलहाल एक भी शेयर 1% ऊपर नहीं है, एक भी शेयर 1% नीचे नहीं है। ये है निफ्टी की तस्वीर। तो थोड़ा सा लैकलस्टर माहौल लग रहा है। निफ्टी 25,100 के आसपास टिकने की कोशिश हम देख रहे हैं, लेकिन आज के सत्र में जहां पर मेजर जो रिकवरी है वो है बीएसई में। जो भी गिरावट आई थी शुक्रवार के सत्र में कमोबेश उसकी भरपाई तो शेयर नहीं कर ली है, करीब 3-3.5% ऊपर ये खुला है। फिलहाल फ्यूचर्स में ये प्राइसेस दिख रहे हैं। सन फार्मा करीब 1% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। एसबीआई लाइफ, ग्रासिम यहाँ पर करीब ½ % के आसपास के गेंस हैं। HUL 0.25% ऊपर है। टाइटन में भी 0.25% के आसपास की तेजी है। और एनर्जी बास्केट में अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया और हम देख रहे हैं कि पावर ग्रिड, वहां पर भी थोड़ी सी तेजी पर शुरुआत हुई है। दिग्गजों में HDFC बैंक करीब 0.25% ऊपर है, लेकिन आईटी शेयरों के लिए राहत नहीं मिल रही है। आप देखिए इन्फोसिस करीब 1.25% नीचे है। टेक महिंद्रा फिर से 1% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। HCL टेक और TCS ½ % से थोड़ी सी ज्यादा की गिरावट पर ये दोनों शेयर खुले हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1050 शेयर तेजी वाले हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी ज्यादा आज गिरावट वाले शेयर हैं। हालांकि फिलहाल थोड़ी सी बराबरी का मामला दिख रहा है। लेकिन इंडिया विक्स पर नजर डालिए, करीब 4.5% का उछाल है इंडिया विक्स में। 12, सवा 12, 12.5 के आसपास के स्तर आपको फिलहाल इंडिया विक्स में दिखाई देंगे। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर और वोलेटिलिटी बाजार में बढ़ रही है, उसका ये सूचक है। और अभी तक जो भारत को लेकर टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, बाजार उससे थोड़ा सा निराश जरूर दिखाई दे रहा है। और अर्निंग सीजन भी बाजार को सपोर्ट करने का काम नहीं कर रहे हैं। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो करीब 50 अंकों के आसपास की गिरावट हो गई है। 25,100 के लेवल को तोड़ के अब ये नीचे कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहां पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन डीमार्ट की शुरुआत कमजोर हुई। कमजोर शुरुआत के बाद ये फिलहाल 1% नीचे ही कारोबार कर रहा है, क्योंकि नतीजों से पहले ही शेयर काफी ज्यादा गिरावट का शिकार हो चुका है। तो उतना बड़ा झटका हम देख नहीं रहे हैं। 4,000 के आसपास के प्राइसेस फिलहाल आपको डीमार्ट के शेयर में दिखेंगे। तो मिली जुली हम कह सकते हैं कि शुरुआत है, कोई ज्यादा निराशा नहीं है, लेकिन बाजार को ना मतलब शुक्रवार की बड़ी गिरावट के बाद कहीं से राहत भी नहीं मिल रही है। आईटी स्टॉक्स आज फिर से प्रेशर बनाने का काम निफ्टी के ऊपर कर रहे हैं। अगर हम बड़ी तेजी की बात करें तो मार्केट रिलेटेड जो शेयर थे जो टूटे थे, आज थोड़ी बाइंग उसमें हो रही है। बीएसई हो गया, इसके अलावा एंजल वन, ये शेयर ऊपर आपको दिखेगा। इसके अलावा एक और सेगमेंट वायर एंड केबल वाले शेयरों में आप देखेंगे तो पॉलीकैब के नंबर्स आने वाले हैं इस वीक, और पॉलीकैब केईआई दोनों में करीब 1.5 से 2% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। डिवीज लैब के शेयर को लेकर आइए। डिवीज लैब के शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब
गिरावट जो है 3-3.25% के आसपास का है। ठीक है, नोवार्टिस को अमेरिका में बड़ा झटका भी लगा है और जेनरिक वर्जन पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी गई है। ये वहां से एक खबर निकल के आई और हम देखने की डिवीज में आज गिरावट है करीब 3.5% के आसपास की है। लेकिन अगर आप बड़े एक्शन की बाजार में बात करें तो कुछ ऐसे शेयर लेकर आते हैं कि जहां पर मूव्स आज के सत्र में बड़े हैं। निफ्टी के स्टॉक्स में तो हम कोई खास एक्शन देख नहीं रहे हैं, लेकिन डिवीज के अलावा जो शेयर गिरावट का शिकार हो रहा है उसमें आप देखेंगे गार्डन रीच करीब 3% नीचे है, मझगांव डॉक में करीब 2.5% के आसपास की कमजोरी पर कारोबार हो रहा है, कोचिन शिपयार्ड भी करीब 2.5% नीचे है। तो डिफेंस वाले शेयरों में थोड़ी सी कमजोरी है। डिफेंस और आईटी यहां पर प्रेशर आपको साफ तौर पर दिखेगा। लेकिन कैस्ट्रॉल ने एक केस जीता है और कैस्ट्रॉल के शेयर में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे रैलिस ऊपर है, रैलिस के नंबर्स का इंतजार है, 2.5% ऊपर रैलिस है। इसके अलावा एंजल वन BEML एक स्ट्रॉन्ग काउंटर 5,500 रुपए के आसपास के भाव BEML के हैं और यूनियन बैंक में 1.5% के आसपास की तेजी है। एनसीसी का ऑर्डर तो बड़ा मिला लेकिन शेयर ज्यादा नहीं चला है, करीब 2% की तेजी ही एनसीसी के शेयर में आपको फिलहाल दिखेगी। तो तस्वीर यह है कि निफ्टी है 50 अंक नीचे, निफ्टी बैंक एक झटके के बाद हरे निशान में लौटने की कोशिश कर रहा है। मामूली गिरावट है 12-13 अंकों की, 56,750 के आसपास के प्राइसेस आपको दिखेंगे। गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में। तो ये आपके सामने मार्केट का हीट मैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में हरे निशान में टिकने की कोशिश है, तेजी नहीं है, सपाट कारोबार वहां पर आपको होते हुए दिखेगा। आईटीसी है प्रेशर 1% नीचे, ये इंडेक्स है। चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझेंगे कि बाजार में उनके मौके कहां पर दिख रहे हैं और आपको अभी के अभी क्या ट्रेड लेना है। ओके, येट अनदर वीक और इस हफ्ते की शुरुआत भी बिल्कुल फ्लैट एक्सपेक्टेड था। आज सुबह जिस तरह के गिफ्ट निफ्टी से इम्प्लीकेशंस थे, विदेशी बाजार से जो संकेत थे, 25,000 के लेवल्स देखिए, 25,150 के नीचे हम क्लोज हुए थे फ्राइडे सेशन में और इस वक्त निफ्टी में 25,000 के लेवल्स मार्केट के टेक्सचर को वीक कर जाते हैं। बेंचमार्क्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में कमजोरी है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स छोटे मझौले शेयर्स जो है बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन 50 अंकों की तेजी, इसे भी कोई बड़ा सपोर्ट तो नहीं ही कहा जाएगा। सो मार्केट 25,000 25,100 के लेवल्स के आसपास झूलता हुआ देखते हैं अपने आप को कितना संभाल पाता है। सन फार्मा, ICICI बैंक, M&M, कोल इंडिया, SBI जैसे मेजर प्लेयर्स बाजार को संभाल रहे हैं। IT पॉकेट गिरावट झेलते हुए टेलीकॉम प्लेयर्स में भारती एयरटेल, डिविज लैब, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज IT सेक्टर से गिरावट जो है वो और गहराती हुई। शिवांगी, आप बताइए इस शुरुआत को आप कैसे देखती हैं और फोकस रेडार पर ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? जी बिल्कुल, फोकस यहाँ पे रहेगी मेरी लैब और डायग्नोस्टिक स्पेस के स्टॉक्स में। लॉरस लैब पसंदीदा काउंटर है जो कि काफी रेजिलेंट रहा है पिछले कंटिन्यूसली 3 हफ्तों से। हमने देखा है इसमें रिमार्केबल लॉन्ग बिल्ड अप देखने को मिली है और हायर जोन्स पे काफी ब्यूटीफुली ये हम देख रहे हैं टिकते हुए नजर आ रहा है। RSI काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड है यहाँ पे। पॉजिटिव डाइवर्जेंस पे भी हम देख रहे हैं कि एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे इस पे नजर रहेगी 820 के टारगेट्स के लिए और 790 के एक स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, लेबोरेटरी स्पेस पर है फोकस। लॉरस लेबोरेटरीज 0.5% गेन्स के साथ इस वक्त खुलता हुआ 820 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। 790 का स्टॉप लॉस तक आकर एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढी जा सकती है। 794 के लेवल्स पर ट्रेड है। तेजी के साथ कमजोर बाजार में भी खुल रहा है, 0.5% गेन जरूर नजर आ रहे हैं। निमेश, आप बताइए मार्केट की ओपनिंग को कैसे देखते हैं और आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? देखिए, मार्केट की ओपनिंग जो है वो एक अच्छे सपोर्ट पे आसपास है। मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट में यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है मार्केट में बने रहेगा। HDFC AMC का स्टॉक है जहां पर एक अच्छे सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि ये 5,110 के आसपास एक बाई बनता है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 5,050 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 5,240 के आसपास एक शॉर्ट टर्म में 1 या 2 दिन में लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो HDFC AMC जो है वो बाय रिकमेंडेशन है। और दूसरा जो है वो पॉलीकैब, एक चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और हम लोगों ने देखा है कि स्टॉक के अंदर हालांकि फर्स्ट 10 मिनट्स में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है,
बट पॉलीकैब भी ये लेवल से जो है मुझे काफी अच्छा लग रहा है, 6,830 के आसपास। नीचे की तरफ आज के दिन का जो लो है वहां पर एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए 5,750 के आसपास का, और ऊपर में मेरा मानना है कि 7,050 तक के लेवल 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो पॉलीकैब भी ये लेवल से एक अच्छी एंट्री बन रही है, और HDFC AMC ये दोनों स्टॉक मुझे ये लेवल से काफी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा निमेश, पॉलीकैब के लेवल्स एक बार वापस से दोहराइएगा। देखिए स्टॉप लॉस रखना है 5,750 का स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर में 7,000 से 7,050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा 6830 के लेवल्स पर करीब 2% की तेजी के साथ पॉलीकैब इंडिया में इस वक्त कामकाज है। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल्स और खरीदारी के मौके ऑन टेक्निकल फ्रंट, टेक्नो फंडा लेवल्स। तपन आप बताइए बाजार की शुरुआत पर आपकी राय क्या है इस वक्त? अगर आप देखेंगे सेक्टोरल अप्रोचेस इंडिसेस वाइज तो हम देख रहे हैं बेंचमार्क्स टूटते हुए, ब्रॉडर मार्केट्स थोड़ा बहुत संभाल रहे हैं। PSU बैंक, रियल एस्टेट, एनर्जी, ऑटो और मिड सेलेक्ट प्लेयर्स में कुछ एक्शन है, बट FMCG, फार्मा और IT में गिरावट है। FMCG जो संभाल रहा था पिछले पूरे हफ्ते, इस वक्त बैक सीट पकड़ी है। जी मानसी, देखिए अगर बात करूं यहाँ से रिजल्ट सीजन और जिस तरह से जा रहा है, तो एक तरह से ना सेफ बेट ज्यादा खेलना जरूरी है। तो यहाँ मेरा बैंकिंग की तरफ झुकाव रहेगा, क्योंकि बैंकिंग में खास करके प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखो ना, तो उनके इस बार के रिजल्ट मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं आएंगे, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में होगा और काफी हद तक NPAs भी कंट्रोल में है। तो यहाँ मुझे खास करके 2 स्टॉक जो ICICI बैंक, फेडरल बैंक मेरे नजर में रहेंगे, क्योंकि वो अगर मीडियम टर्म में भी मुझे यहाँ अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स और 50 बेसिस पॉइंट कट आ सकते हैं ये साल में ही, तो वो भी एक बेटर है, और प्लस लिक्विडिटी इन्फ्यूजन काफी है और धीरे धीरे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आप देख सकते हो प्राइवेट बैंक में, वो एक थोड़ा सेफ बेट लग रहा है यहां से। ठीक है, ICICI बैंक को खरीदने की सलाह है। आज थोड़ी सी गिरावट इस शेयर में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज आई कार्डियक के एक ड्रग को लेकर, और उससे नुकसान हो रहा है डिवीज लैब को। आज ये जो शेयर है वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, करीब 4% के आसपास की कमजोरी इसमें देखने को मिल रही है। शिवांगी, डिवीज में मान लीजिए जिनका लॉन्ग टर्म का निवेश है, अपना स्टॉप लॉस वो कहां पर लगा के रखें? आपके हिसाब से कौन सा लेवल क्रूशियल सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगा? जी बिल्कुल, फार्मा डायग्नोस्टिक स्पेस काफी अच्छी तरह से स्टैंड आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स लॉरस लैब्स इसलिए मेरा पहला पसंदीदा पिक था, बट डिवीज लैब की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिली है, और पूरे सेक्टर के विपरीत ये चलते हुए दिखा है। वीकली बेसिस पे अभी भी ये अपने एक इम्पोर्टेंट लेवल्स पे है। 6500 एक इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक जोन बनते हुए दिखेगा इस स्टॉक के लिए। इसको अगर ये तोड़ते हुए दिखता है तो और यहाँ पे ग्रेव वीकनेस देखने को मिलेगी, पर अगर यहाँ होल्ड कर रहा है तो ये कंसोलिडेटिव फेज में जा सकता है। स्ट्रेंथ अभी फिलहाल जो है वो मिसिंग है क्लियरली। ठीक है, स्ट्रेंथ मिसिंग है डिवीज लैब में, और स्ट्रेंथ मिसिंग है बाजार में भी, क्योंकि निफ्टी की जो गिरावट हो गई है ऑलमोस्ट वो 100 अंकों की हो गई है, और निफ्टी बैंक में भी करीब करीब अंकों के लिहाज से उतनी ही कमजोरी है, प्रतिशत के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कम। और इस बीच जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो शुरुआत में बराबरी का था, अब हो गया है गिरने वाले शेयरों की जो तादाद है वो बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले लगभग दोगुनी है। 800 शेयर तेजी के हैं, तो 1600 से ज्यादा शेयर फिलहाल आपको बाजार में कमजोरी दिखाएंगे। लेकिन गिरावट वाले खेमे में ना 2 और शेयरों का जिक्र करना चाहेंगे, और वो है बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। एक व्यू आपसे चाहिए तपन जी, बजाज फाइनेंस को लेकर। बजाज फाइनेंस हम देख रहे हैं कि थोड़ा समय बिता रहा है 910 से लेकर 950 रुपए के बीच में। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, इसमें व्यू क्या होगा? देखिए थोड़ी सी कंपटीशन तो बढ़ गई है, मतलब लिस्टेड स्पेस की अगर हम बात करें तो विकल्प थोड़े बड़े हैं ट्रेडर्स के लिए। बजाज फाइनेंस गिरावट पर खरीदना है, या फिर आपको लगता है कि मतलब अभी इतना आपको अच्छी चाल दिख नहीं रही आगे के लिए? देखिए बजाज फाइनेंस का जब भी हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन का हमेशा मैटर रहता है ना, क्योंकि 5.5 के ऊपर प्राइस टू बुक वैल्यू विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट
कहते हैं प्रीमियम से प्रीमियम कह सकते हैं रीच वैल्यूएशन होता है, लेकिन वो जस्टिफाई कर लेते हैं इतने साल से। ऐसा नहीं कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू भी है कि कितने साल से, और उस तरह से अगर आप देखो तो ग्रोथ भी है। अगर आप देखें तो लास्ट टाइम भी 25% से AUM ग्रोथ हुआ, जो ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ 4.4 लाख करोड़ का ऑलरेडी उनके पास AUM है, जो बहुत ही बड़ा है। अभी कोई उनके डायरेक्ट कंपटीशन में आता नहीं। एक MM फाइनेंशियल था, अभी जियो फाइनेंशियल धीरे धीरे लिस्टेड स्पेस में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनको भी टाइम लगेगा, 1 साल लगेंगे ना फुल फ्लेज कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट जो क्रेडिट ग्रोथ में भी क्रेडिट भी करे और वो सब, तो उसमें टाइम लगेगा। तो लेकिन तब तक मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस एक ऐसा है कि जो अकेला चल रहा है, और उन्होंने कंपटीशन जबरदस्त हैंडल की है। अगर आप कस्टमर बेस भी देखो ना, ऑलमोस्ट 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोग ऐड किए थे रिसेंटली। तो आप देखें तो मुझे यहाँ लग रहा है कि बजाज फाइनेंस वैल्यूएशन रीच है, लेकिन हर डीप में आप बाय की सलाह मेरी रहेगी, क्योंकि ये जस्टिफाई करे। हाँ, अगर वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करता तो मैं ना बोलता। थोड़ा आप वेट कर सकते हो, थोड़ा ये मार्केट थोड़ा वीक हो रहा है, नीचे आएगा तो वन शुड बाय इट। एंड आई थिंक यहां से भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिसेंट मूव हो सकता है। ठीक है, कंपनी अच्छी है, कोई दो राय नहीं। वैल्यूएशन को लेकर थोड़े कंसर्न है, मार्केट वीक है और स्टॉक्स भी वीकनेस के थोड़े से साइंस दिखाते हुए आपको यहां पर नजर आएंगे। निफ्टी 25,070 के लेवल, करीब करीब 80 अंकों के आसपास की गिरावट है। शिवांगी, इंडेक्स को आपको लेकर कोई आप व्यू देना चाहेंगी? निफ्टी में क्या करें? क्या आपको लगता है कि मार्केट ये सेल ऑन राइज वाला हो गया है? जी बिल्कुल अभिषेक, इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स टूटे हैं। ऑफ कोर्स 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल जरूर रहेगा। मार्केट्स फिलहाल हम जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही डेज लो पे ही है, बट ओवरऑल 25,000 अगर टूटते हुए दिखता है तो 24,800 की जगह बनते हुए दिख रही है। पूरे हफ्ते ही हमने देखा है लास्ट वीक प्रेशर बना हुआ था और 25,500 के ऊपर काफी कॉल राइटर्स अपना बेस जो है वो बनाए रखे थे, और कॉल राइटर्स लोअर लेवल्स पे शिफ्ट भी होते हुए दिखे हैं, जो कि इंडिकेशन है कि कोई भी बाउंस में प्रेशर इंटैक्ट है। तो यहाँ पे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ये रुख रवैया हम फॉलो कर सकते हैं, बट 24,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 3 हफ्तों से ये रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा वॉच आउट। सो ये एक राय इस वक्त मिलती हुई, और बाजार में 25,000 के लेवल्स के आसपास तो ट्रेड है ही, लेकिन लेवल बेस्ड कामकाज हो रहा है। और यस, मार्केट का टेक्सचर वीक ज़रूर है, लेकिन इस वीक टेक्सचर में भी चुनिंदा पॉकेट्स और स्पेसेस हैं जहां पर हम देख रहे हैं कुछ न्यूज़ फ्लोज हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन इम्पैक्ट ज़रूर है इन न्यूज़ फ्लोज के चलते बाजार में। इसी कड़ी में केमिकल प्लेयर्स भी खासतौर से फोकस में रहेंगे, क्योंकि दिग्गज केमिकल कंपनी बासफ ने इस साल के लिए कमाई का अनुमान जो है वो घटाया है। इससे भारतीय केमिकल कंपनियों पर कितना असर होगा और केमिकल क्षेत्र पर क्या फोकस होना चाहिए, इस पर एक रिपोर्ट, एक रिसर्च आपको बताते हैं, और उसके बाद एक्सपर्ट से भी उनका नजरिया जानेंगे। वरुण ने हमारे साथ केमिकल प्लेयर्स पर बासफ के इस अनुमान कटौती को लेकर सारी डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए। तो बासफ जो कि ग्लोबल प्लेयर है केमिकल सेक्टर में, उन्होंने दरअसल अपना जो 2025 का ग्रोथ गाइडेंस है, खासकर एबिटा का, उसको घटा दिया है। पहले इनका ग्रोथ गाइडेंस 8 to 8.4 बिलियन यूरोस के आसपास का था, अब वो घट के 7.3 से 7.7 बिलियन यूरोस के आसपास जो है 2025 के लिए है। और फ्री कैश फ्लो का जो गाइडेंस है 400 से 800 मिलियन यूरोस के आसपास का है। देखिए, इस कंपनी ने दरअसल अपने नतीजे घोषित किए थे, जहां पे नतीजे भी कमज़ोर थे, क्योंकि आय में करीब 2% के आसपास की गिरावट थी। ऑपरेटिंग एबिटा यानी कि एबिटा जो था उसमें करीब 9.7% के आसपास की अच्छी खासी गिरावट जो है वो इस कंपनी के नतीजों में देखने मिली। और नतीजों में ये गिरावट क्यों आई? ये आई है क्योंकि एक तो करेंसी इंपैक्ट, वैसे भी आपने देखा है कि डॉलर कितना वॉलेटाइल है, तो अक्रॉस करेंसीज अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी काफ़ी थी, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। और साथ ही साथ केमिकल सेगमेंट में कीमतें घटी है, उसका इम्पैक्ट इस कंपनी के नतीजों पे देखने मिला। हालांकि वॉल्यूम्स जो थे वो स्टेबल थे, तो इसके वजह से कंपनी के ओवरऑल नतीजे जो थे वो कमज़ोर थे। साथ ही साथ कंपनी ने अपना गाइडेंस भी घटा दिया है। अब कंपनी का गाइडेंस घटाने का कारण सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आगे चल के थोड़ी बहुत कमज़ोर रह सकती है और मांग में कमी आ सकती है। अब क्यों आएगी कमी? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूएस में जो टैरिफ का, यूएस जो सबके ऊपर टैरिफ लगा रहा है और जिस तरह से ग्लोबली टैरिफ वॉर चल रहा है, उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है आगे चल के मांग पे होगा और ग्लोबल इकोनॉमी पे होगा। हालांकि इन्होंने पहले भी ये कहा था, लेकिन अब इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि 2025 में मार्केट डिमांड जो है केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए
वो अनुमान से कम रहने वाली है और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो कि इन्होंने अपने ओवरऑल नतीजों में कहा है और इसके लिए इन्होंने अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है वो काट दिया है। जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन केमिकल कंपनीज पे भी पड़ेगा। खासकर अगर आप देखेंगे तो SRF, आरती इंडस्ट्रीज़, ये तमाम वो कंपनियां हैं जिन पे पड़ेगा और खासकर जो ग्लोबली लिंक्ड कंपनीज है उन पे आपको ज़्यादा पड़ते हुए दिखाई देगा क्योंकि ग्लोबली अनसर्टेनिटी है और टैरिफ का इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे हो सकता है। शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो क्वार्टर 2 के नतीजे, बिक्री करीब 2% की घटी है और इसके ठीक बाद एबिडा यानी कि कामकाजी फ्रंट पर भी अगर देखें तो कटौती है। इन तमाम का असर अगर आप देखेंगे केमिकल प्लेस पर पड़ेगा ज़रूर क्योंकि अनुमान बासठ की तरफ से घटाया गया है। एक राय आपसे तपन जानना चाहेंगे, बाजार खुलने से पहले भी केमिकल प्लेयर्स पर आपसे टेक लिया था, आपने एग्रो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल पर अपने टेक दिए थे और अपना प्रेफरेंस भी बताया था। बाजार खुल चुके हैं, नवीन फ्लोरीन, SRF, आरती इंडस्ट्रीज में एज एक्सपेक्टेड कमजोरी इस वक्त नजर आ रही है, रिविजिट करना चाहेंगे? जी, यहाँ मानसी जैसे मैंने बोला, मैं अभी भी उसमें ही कायम हूँ कि एग्रो केमिकल जो डोमेस्टिक फोकस है, जहाँ सेल्स उनका नॉर्मली डोमेस्टिक जाता है, वो फोकस में ज्यादा रहेंगे। अगर यहाँ से अगर आपको कमाई अच्छी खासी अपमूव चाहिए तो वो शायद दे सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल में जैसे ये रिपोर्ट बताएं कि ये ओवरऑल वही सेंटिमेंट मुझे भी लग रहा है। और अगर आप बल्क केमिकल की बात करो, स्पेशलिटी केमिकल की बात करो, काफी हमारे एक्सपोर्ट है काफी सारी कंपनीज के, तो वहां अगर ग्लोबली थोड़ा भी थोड़ा भी रिसेशन जैसा लगे, रिसेशन तो नहीं बोल सकते लेकिन ये ट्रेड वॉर की वजह से ना डिमांड कम रहती है तो इनमें डायरेक्ट इंपैक्ट आता है और मार्जिन में डायरेक्ट इफेक्ट आता है। प्लस जो चाइना इज द बिग एलिफेंट है, चाइना अगर आप देख रहे हो 60-70% केमिकल सप्लाई करता है, अगर वो डिस्काउंटिंग करना चालू करे, जो करने वाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह से 30% टैरिफ की भी जो ट्रम्प साहब बात करे तो कहीं ना कहीं उनको कहीं तो डंपिंग करनी पड़ेगी। तो अक्रॉस अगर वहां होता है तो उनको दो जगह से हमें मार पड़ सकती है, एक तो आपकी डिमांड कम होगी और ऊपर से प्राइस में भी प्रेशर रहेगा क्योंकि चाइना से डंपिंग हो गए। तो ये दोनों के वजह से जो भी एक्सपोर्ट करती है कंपनीज, वहां आपको थोड़ा संभल के चलना चाहिए और वहां आप साइड में बैठे देखिए 1-2 क्वार्टर किस तरह से डिमांड है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं डिमांड में अपटिक आता है फिर वापस थम जाती है। और इस बार तो मुझे सिर्फ एग्रो केमिकल ठीक लगा है, बाकी बल्क केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल में आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक। चौथा एक API का तो वो ठीक ठाक है, लेकिन बल्क और स्पेशलिटी में अभी भी मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। इनफैक्ट आई सेकंड द थॉट, अपन जो आप कह रहे हैं चाइना इज द बिग एलिफेंट और चाइना US बिग एलिफेंट्स ही तूफान मचा रहे हो, इसी के चलते हम देख रहे हैं बाजार में अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में इतनी उठापटक, इतनी वॉलेटिलिटी है। 25,050 के नीचे निफ्टी फिसलता हुआ। एक नजर आपकी इंडिया विक्स पर भी होनी चाहिए। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स भी आज फेयर क्रिएट कर रहा है, करीब 3.5% के स्पाइक्स वहां पर देखने को मिले हैं। कुछ दिनों से कंफर्ट लेवल्स में बना हुआ इंडिया विक्स भी आज स्पाइक अप कर रहा है। देखिए करीब 3.5%, 4% तक के गेन्स हैं। ऑफकोर्स कंफर्ट लेवल्स अब भी हैं 12-13, जब तक 14 को क्रॉस ना कर जाएं ठीक है, लेकिन स्पाइक अप होना भी एक कंसर्न है। बैंक निफ्टी 56,694 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेंड करता हुआ। लेकिन इस तमाम वॉलेटिलिटी में, बाजार की कमजोरी में, हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको उनकी डीप डाइव रिसर्च एनालिसिस कर जो अर्निंग्स देते हैं, जो बताते हैं उनकी कॉल्स, जो उनके ट्रेडिंग आइडियाज़, वो ट्रेडिंग आइडियाज़ वर्कआउट बेहद अच्छी तरीके से कर जाते हैं। आइए शरण लिलाने को शामिल करते हैं हमारे शो में और उनकी कॉल्स से पहले शुरुआत करेंगे। और आपके नए कॉल्स, शरण गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करो, उससे पहले आपके लास्ट कॉल्स पर बातचीत जरूर करना चाहूँगी। लेकर आए वर्लपूल, लेकर आए पिरामल एंटरप्राइजेस, शरण ने इन पर राय दी थी। दोनों स्टॉक्स वर्कआउट करते हुए, वर्लपूल बाजार कमज़ोर है बावजूद इसके मजबूती दिखाते हुए, पिरामल एंटरप्राइजेस में भी ऑलमोस्ट 0.5%, 1% के गेंस हैं। और डाउनसाइड एक्शन जहां शरण देख रहे थे, आज सुबह ही BHEL पर सेल स्ट्रैटेजी दी थी, HCL टेक्नोलॉजीज पर डाउनवर्ड्स कन्वेक्शन बताया था और इसी तरह स्टॉक्स में मूव है। शरण, थैंक्स फॉर दैट। हमारे व्यूवर्स को आप सही और सटीक सलाह देते हैं। थैंक यू मैम। आज के लिए बताइए, फिर आई नो चैलेंजिंग है आज भी, लेकिन बताइए क्या है आपकी रीडिंग्स और कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त आपके रेडार पर? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहले तो 2 स्टॉक्स जो मैं देना चाहता हूँ वो है यूनियन बैंक, PSU बैंक सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो मैंने अभी भी ET नाउ पे भी दिया है, तो आप बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे 145 पे, स्टॉप लॉस अराउंड 140, टारगेट 150 to 155। सेक्टर के नीचे के लेवल्स पे आपको अच्छी बाइंग दिख रही है। डिफेंस सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है
और मुझे BL काफ़ी नेगेटिव लग रहा है। स्टॉक ने अपना 20-डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया है, तो आप करंट लेवल्स पे BL को शॉर्ट कर सकते हैं। जस्ट 411 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 401 और 396 के लेवल्स के लिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है, और अगर किसी फ्यूचर्स में भी होल्ड करना है तो फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे फाइनल लेवल्स अराउंड 380 के आसपास लेवल्स दिख रहे हैं आने वाले हफ्ते के लिए। ओके, सो दो स्टॉक यूनियन बैंक में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं। 155 तक के लक्ष्य, 145 पर क्लोजिंग हमने देखी, 140 का स्टॉप लॉस देखते हुए करीब 1.5% की तेजी और तेजी और ज्यादा बढ़ने के आसार, जिसके चलते यूनियन बैंक पर खरीदारी की कॉल इस वक्त बनती हुई। और साथ ही BL पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेल स्ट्रैटेजी 396 के लेवल्स पर डाउनवर्ड्स मोमेंटम नजर आ सकता है। 0.5% to 1% के डाउन ट्रेंड्स इस वक्त। 411 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कैस्ट्रॉल, इस स्टॉक पर भी एक नज़र होनी चाहिए। महाराष्ट्र सेल्स टैक्स विभाग से कंपनी ने केस जीता है। ये तो एक न्यूज़ फ्लो महज है, लेकिन शरण, नॉट जस्ट कैस्ट्रॉल, निफ्टी एनर्जी बास्केट जो है वो अच्छा एक्शन दिखा रहा है। इसमें ऑयल इंडिया, CESC, कोल इंडिया, पेट्रोनेट, LNG, सीमेंस, ये सारे स्टॉक्स शामिल हैं। कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो आपको एनर्जी स्पेस से पसंद आती है? मानसी जी, कैस्ट्रॉल ही अच्छा लग रहा है। एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट लेवल को आज ही रीटेस्ट किया है, अपने सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी आप अगर देखें लास्ट 3 मंथ्स में काफ़ी अच्छी अक्यूमुलेशन देखी गई है। ऑड डेज पे, सिंगल डेज पे काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ अक्यूमुलेशन, डिलीवरी लेवल्स भी काफ़ी हाई है। और जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है, मुझे लग रहा है अगर अपने ये आज हाई को अगर ब्रेकआउट करता है 230 ऑड लेवल्स को, तो काफ़ी आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 250 to 280 के लेवल्स। तो कैस्ट्रॉल काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है और सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात तो ये है, 2 जुलाई से स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, वो बहुत ही एक पॉजिटिव है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अगर निफ्टी रिवर्स करता है और ऊपर की तरफ चलता है तो ये स्टॉक फास्टर आपको मूव देखने को मिल सकते हैं। तो मैं कैस्ट्रॉल में काफ़ी पॉजिटिव हूँ, बट ब्रेकआउट 230 के ऊपर ही आएगा। ये आपके लिए व्यू हो गया कैस्ट्रॉल को लेकर। कैस्ट्रॉल को लेकर शरण, आपने स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट किया? अभिषेक जी, अगर ब्रेकआउट आता है 230 के ऊपर तो आप स्टॉप लॉस 20 रुपीज़ का रख सकते हैं 210 के लेवल्स के लिए। टारगेट रहेगा आपका 250 to 280 के लेवल्स के लिए। ठीक है, 250 से लेकर 280 के लेवल होंगे कैस्ट्रॉल के लिए, और बशर्ते शर्त इसमें लागू है 230 के ऊपर का ब्रेकआउट इसमें आना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कैस्ट्रॉल एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ से चलने के संकेत मिल रहे हैं। एक बड़ा मामला जीता है और 3% ऊपर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा 250-280 की 2 टारगेट्स के लिए। पॉलीकैब पर एक आपसे शिवांगी जी व्यू चाहिए, क्योंकि पॉलीकैब भी हमने देखा कि चला हुआ शेयर है। ये वायर एंड केबल सेगमेंट की कंपनी है, नतीजे भी इसके जल्द ही आने वाले, इस हफ्ते में नतीजे भी इसके हैं आई थिंक पॉलीकैब के। और 5800 वाला शेयर अब 6800 रुपए के ऊपर चला गया है। जून में 5800 के भाव थे और अब ये 6800 के ऊपर है। ये पॉलीकैब यहां से भी आपको स्ट्रेंथ दिख रही है? तो जी, पॉलीकैब में हमने देखा था कि पिछला एक रेजिस्टेंस है अराउंड अबाउट 6870 का, उसकी तरफ ऑफ कोर्स स्टॉक नजर आ रहा है। बट अच्छी बात ये है कि पिछले 7 दिनों से एक बैंड में हायर पेस पे कंसोलिडेट करते हुए नजर आया है। इनफैक्ट ये पिछले 4 महीनों से इसमें कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रोल ओवर्स भी देखने को मिले हैं। तो काफी पॉजिटिव है ये स्टॉक। और नेक्स्ट जो है ऑफ कोर्स 6870 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये बैरियर क्रॉस करते ही हम 7100 तक की तैयारी करेंगे। ठीक है, पॉलीकैब को लेकर ये व्यू। पॉलीकैब पर नुवामा बुलिश था काफ़ी, जेफरीज भी बुलिश हुआ करता था इस शेयर को लेकर, और 7000 के टारगेट भी दिए थे जेफरीज ने। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि वो अचीव होते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया रफ्तार से ये शेयर चला है। आज 2.5% के आसपास की 2% की तेज़ी इस शेयर में आपको दिखेगी। लेकिन एक शेयर जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है, शरण जी आपसे व्यू चाहिए SBI कार्ड को लेकर। हमने देखा था कि 1000 रुपये के ऊपर निकला था शेयर, लेकिन वहां से जो ये गिरा कहीं पर सपोर्ट इसको मिला नहीं, और हम देख रहे हैं कि अब 900 रुपये के भी नीचे आ गया SBI कार्ड्स का शेयर। SBI कार्ड्स क्या और गिरेगा, या फिर थोड़े अगर पोजिशनल व्यू किसी को लेना हो
तो बाइंग करना चाहिए, क्योंकि शरण आगे तो पूरा का पूरा ये फेस्टिव सीजन शुरू होगा, तो कार्ड वाली कंपनीज के लिए तो पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ से चीजें। तो अभिषेक जी 2 दिन पहले ही मैंने, मार्केट थोड़ा वीक है और मार्केट के चलते हुए स्टॉक भी ऑलमोस्ट सिमिलर डायरेक्शन में आपको रिएक्ट कर रहा है। और जैसे मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, कंसोलिडेट कर जाएगा, मेरी अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही रहेगी स्टॉक में। इसलिए स्टॉक बहुत ही अच्छे सेक्टर में है, रेट कट्स आए हैं, टैक्स कट्स आए हैं, तो आपको कार्ड इशुएंस में काफ़ी अच्छे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो अगर किसी भी स्ट्रैटेजी बनानी है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाएं। आप 850 तक भी बाय कर सकते हैं, जो उसका 200 डे EMA है स्टॉक का, और स्टॉप लॉस आप थोड़ा नीचे रखें आपके रिस्क रिवॉर्ड के। अगर आपका रिस्क और आपका एवरेज प्राइस समझो 830 होता है, तो उस हिसाब से आप रिस्क करके रिवॉर्ड के लिए सोचें। मुझे लग रहा है आने वाले समय में स्टॉक वापस 1000 के लेवल्स भी रिक्लेम कर सकता है। और डेफिनेटली मार्केट थोड़ा अभिषेक जी वीक है, उसके चलते हुए मैं बोलूँगा थोड़े दिनों के बाद स्ट्रैटेजी बनाए, बट बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बनाए। अच्छे कंपनी फास्ट रिवर्सल देती है जब मार्केट रिवर्स होता है तो। बिल्कुल, SBI कार्ड थोड़ा नीचे अगर मिल जाए तो आपको इसमें खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है इसमें शरण की तरफ से। शिवांगी जी, यूनियन बैंक तो अभी थोड़ी देर पहले शरण ने नाम ले लिया, आप एक बार जरा PNB चेक कीजिए, क्योंकि PNB में हमने देखा है कि चलने के बाद 110 रुपए के आसपास एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन हुआ है। सस्ता शेयर, बड़ा बैंक, फंडामेंटली तो चीजें ठीक है यहां से PNB के लिए। चार्ट्स जरा बताइए, 2% ऊपर तो है, और कितनी आपको गुंजाइश दिख रही है इसमें तेजी की? जी बिल्कुल, छोटी मेजॉरिटी बैंक्स में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है इस पूरे महीने में हम। और PNB भी आप देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों के एक सॉफ्टनेस के बाद वापस आज रिट्रेस करते हुए दिखा है, इम्पोर्टेंटली 108 के लेवल से। तो काफी एक अच्छा नेगेशन तो देखने को मिल रहा है, और एक अच्छी वॉल्यूम्स भी यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रही है। तो ऑफ कोर्स ये कुछ बैंक्स जो है, स्मॉलर PSU नेम्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। उसमें से RPL जो हमने पहले डिस्कस किया, PNB भी काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इमीडिएट लेवल्स पे 116 तक के लेवल्स यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 110 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ठीक है, 110 का सपोर्ट होगा PNB के लिए, और 116 के टारगेट आपको टेक्निकल बेसिस पर इसमें हासिल हो सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि सीएट के शेयर में भी अच्छी तेजी है। सीएट का शेयर करीब करीब आपको 3% ऊपर दिखेगा, 3.5% अब तो ऊपर हो गया है। और हालांकि शुक्रवार की जो गिरावट थी, अब उसकी भरपाई हमने देख रहे हैं कि शेयर ने कर ली है। सीएट के नतीजे भी आने वाले हैं 17 जुलाई को, और उस हफ्ते मूव है, यानी कि अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है, जिन कंपनीज के इस हफ्ते नतीजे हैं ना, वहां पर आपको तेजी दिखेगी। मतलब मोटा मोटी ये पैटर्न दिख रहा है बाजार में फिलहाल। तो सीएट को लेकर शरण जी व्यू आपका क्या होगा? सीएट चलेगा? थोड़ा वोलेटाइल रहा है शेयर ये। अभिषेक जी, अच्छा लग रहा है स्टॉक, एक वापस एक ब्रेकआउट लेवल पे आ गया है अपने 3880 के ऊपर। अच्छा एक ब्रेकआउट अपने को देखेगा। और नाई के सीआर अगर आप देखें, MRF, बालकृष्णा इंडस्ट्री और दूसरे टायर स्टॉक्स में भी एक अच्छी मूवमेंट दिख रही है, जो काफ़ी एक्चुअली ऑपोजिट है जो ऑटो के कंपनीज के साथ। वहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है और यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिल रही है। तो स्टॉक अभी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लग रहा है एक 3880 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा, जो स्टॉक अपने आप को पिछले स्विंग हाई पे लेके जाते हैं 4040 के लिए। पिछली 2 या 3 बार हम लोगों ने बाय दे चुके हैं स्टॉक को, तभी स्टॉक अराउंड 3600 या 50 के आसपास लेवल था। वहाँ से वैसे ही 200 रुपया ऊपर चल रहा है। तो मुझे अभी भी लग रहा है 4050 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो सीएट पर एक नज़र, या 4% की तेज़ी, ऑटो और ऑटो एंसलरी की चाल पर हमने विस्तार से बातचीत बाजार खुलने के पहले भी की थी। और इस वक्त अगर आप देखेंगे स्टॉक में मूवमेंट है, लेकिन बाजार में भी रिकवरी है। और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ करीब 206 अंक, 56,653 के लेवल्स नीचे की तरफ हमने देखे थे। इस वक्त 56,860 के स्तर पर निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रिकवरी मिड कैप में भी नजर आ रही है। लेकिन पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी और बैंकिंग
बैंकिंग प्लेयर्स की अगर बात करें, सरकारी बैंक्स का खेमा जो है काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहा है। शरण, SBI इन पर्टिकुलर बात करते ही करते एक शार्प अपमूव देखने को मिला है। इनफैक्ट SBI ही नहीं, सारी PSU कंपनियों की अगर बात करें, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक पर तो आपसे और शिवांगी से बातचीत हुई ही, लेकिन फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव इस वक्त नजर आ रहा है। मानसी जी, अगर आपको याद होगा थर्सडे के दिन भी मैं जब कह रहा था मार्केट गिर रहा था, आप PSU बैंक्स की तरफ देखिए, वहाँ पे अच्छी मूवमेंट है, चांस है एंटर करने का, और आज वही प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। अभी एक SBI बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन फेज में है पिछले 2 हफ्ते से, और उसका ब्रेकआउट लेवल है अराउंड 815। वहाँ से अगर आपको एक ब्रेकआउट दिखेगा तो 825 टू 830 के लेवल दिख सकते हैं, जहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। स्टॉक ने अभी एक QIP भी अनाउंस किया है, उसको चलते हुए काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, आगे ग्रोथ काफ़ी अच्छी आने वाली है। आप मैनेजमेंट भी पिछली कमेंट्री सुनेंगे तो उन्होंने ग्रोथ 12-13 से करके 14 या 15% कर दिए आफ्टर द रेट कट्स एंड CRR कट। तो फंडामेंटल भी अच्छा है, टेक्निकली भी एक टाइट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी को भी 7 जुलाई से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आप SBI में डेफिनेटली पोजीशन बना सकते हैं, लेवल्स हमने पहले भी दे चुके हैं। एक बार आप मगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस ज़रूर रख दीजिए सिस्टम में 800 के लेवल्स के लिए ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। आप 800 के क्लोजिंग से एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा 830 टू 850 के लेवल्स के लिए। 830, 850 के लेवल्स के टारगेट्स को मानकर चले। और यस, मुझे भी याद है शरण, PSU बैंक्स पर आप एक सुर में इनफैक्ट कह रहे थे बाजार में जब कमज़ोरी थी कि इन स्टॉक्स में एंट्री अपॉर्चुनिटी मानकर आपको चलना चाहिए, और इन स्टॉक्स पर एक फोकस होना आपका ज़रूर चाहिए। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स का जिक्र कर लेते हैं, और जहां हम देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स में एक रिकवरी मोड ज़रूर देखने को मिला है, और एक्सचेंज एंसिलरी वाले स्टॉक साइडवेज एक्शन शिवांगी थे ज़रूर। BSE लिमिटेड में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड्स देखे, लेकिन वहां से संभलता हुआ करीब 3% की तेज़ी हम वहां देख रहे हैं। उसके अलावा भी एक्सचेंज एंसिलरीज की अगर बात करें, कैम्स के स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है, CDSL में भी मजबूती के बीच ही कामकाज, और मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी, कमजोरी है, लेकिन एक्सचेंज एंसिलरीज में अच्छा खासा एक्शन है। जी बिल्कुल, ये पूरे स्पेस काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इसमें से मेरी नजर रहेगी CDSL पे, जो पिछले 6 हफ्तों से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ पोलन फ्लैग पैटर्न, जिसकी ब्रेकआउट की पूरी तैयारी यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे ये स्टॉक जब तक 1680 के ऊपर होल्ड करते हुए दिखता है, तो यहाँ पे हम तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर लेवल्स के लिए, बट ये स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अपसाइड जो है 1750 तक के टारगेट्स के लिए। एक्सचेंज एंसिलरी की चाल 50, ठीक है, 1750 तक के टारगेट आप CDSL में यहां से उम्मीद करके चल सकते हैं। शेयर ये करेक्ट काफी हुए हैं, और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। देखते हैं कितने टिकाऊ ये हो पाती है, बट ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए निश्चित तौर पर बनती रहेगी। रैलिस इंडिया टाटा ग्रुप की ये कंपनी है, केमिकल वाली, और आज हम देख रहे हैं कि रैलिस में करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है, और ये तीसरा सत्र है जब ये शेयर चल रहा है, 350 रुपए के निकल गया है ऊपर। शरण जी, रैली ये कायम रहेगी, कहां तक जाएगा शेयर ये? तो अभिषेक जी, अगर क्लोजिंग बेसिस पे बात करें, एकदम लॉन्ग टर्म मंथली क्लोजिंग बेसिस पे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, जो इसका हाई एक अलग लेवल है, हाई अराउंड 378 टू 380 के लेवल्स के लिए, मगर मंथली क्लोजिंग पे आप अच्छी बाइंग देखी गई है। फेब से लेके अभी तक काफ़ी अच्छी अक्यूमुलेशन की गई है, और जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है पिछले 4 महीनों से या 5 महीनों से नॉन स्टॉप हायर हाई हायर लो बना रहा है, एक भी महीने में डाउन साइड नहीं दिखा है। तो मुझे लग रहा है ये रैली चलेगी। एक बार 350 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करे एक वीक के लिए भी, तो मुझे लग रहा है अपने हाई को रीटेस्ट कर सकते हैं 380 के लेवल्स के लिए। अगर वहाँ आपको एक ब्रेकआउट अगर देखने मिल गया तो ये स्टॉक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट माना जाएगा, और आगे वाले जल के जब ऐसा होता है स्टॉक वहाँ से ऑलमोस्ट 30 टू 50% चलता है। तो स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है, 4 महीने में काफ़ी चल चुका है। मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और एक बार 350 के लेवल्स को ब्रेकआउट करे तो 380 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल प्राइस एक्शन बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है। 52 वीक का जो हाई है
378 का है, 351 तक तो शेयर अब ये आ गया है। इस रिकवरी में आपके लिए खरीदारी की इसमें सलाह है। रिकवरी बाजार में भी हो रही है लोअर लेवल से। अगर आप देखेंगे निफ्टी की जो कमजोरी है वो रह गई है सिर्फ 40 अंकों के आसपास की, और 25,100 की जो लेवल से निफ्टी ने फिर से रीगेन कर ली है। यानी कि अगर आप दिन के निचले स्तर से देखेंगे करीब करीब 60 से 70 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में है, और निफ्टी बैंक में निफ्टी के मुकाबले 3 गुनी रिकवरी है। करीब करीब 200-250 अंकों के आसपास की रिकवरी हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। अब 56,850 के ऊपर 56,650 तक के लेवल थे निफ्टी बैंक के, और वहां से आगे हैं 56,850 के ऊपर। तो ठीक ठाक बाइंग इंटरेस्ट हो रही है। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो सरकारी बैंकों का खेमा आज बढ़िया एक्टिव है, और अगर आप 12 में से देखेंगे तो 4 शेयर ही कमजोर हैं। वो शेयर कौन से हैं? HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 4 कमजोर हैं। लेकिन SBI की अगुवाई में बाकी जो सरकारी बैंकों का खेमा है वो पूरा गर्म है। केनरा बैंक हो गया, PNB, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। 1 से 2% के आसपास की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। एक व्यू HDFC बैंक पर चाहिए, उसके पहले काम करते हैं, जरा ये समझ लेते हैं कि आपको ऑप्शंस में ट्रेड के मौके कहां पर मिल रहे हैं, और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। यह सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए ऑप्शन ट्रेड कहां पर लेना है, कहां है कन्विक्शन आपका? शुक्रवार अभिषेक जी। तो आज के ऑप्शन चैंपियन में हम PL रेकमेंड करेंगे, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। यहाँ पर इस स्टॉक ने अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसके ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया है, और यहाँ पर हमें बैक टू बैक बुलिश फॉर्मेशन कैंडलस्टिक का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अच्छा खासा स्ट्रेंथ है स्टॉक में। तो 1240 का जो कॉल का स्ट्राइक लेना है हमें, और ये लेना है हमें अराउंड 35 रुपीज के आसपास। इसमें जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 45 रुपीज के, और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो निकल कर आ रहा है 25 रुपीज का। तो जो ओवरऑल जो रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है इस स्टॉक में स्ट्रेटेजी में, वो आ रहा है 7,500 का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो वो निकल कर आ रहे हैं 15,000 रुपीज के। पिरामल एंटरप्राइजेज में हमने देखा कि शुक्रवार को भी अच्छी तेजी हुई थी, और आज भी ये शेयर चल रहा है। एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन इसका हुआ था 1160 रुपए के आसपास का, और शेयर ने पकड़ी है रफ्तार करीब 2.25% ऊपर। ये दिखेगा 1240 वाली कॉल खरीदनी है आपको 35 रुपए के भाव पर। लक्ष्य 45, स्टॉप लॉस 25, अधिकतम मुनाफा 15,000, अधिकतम नुकसान 7,500। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ये लेवल से याद करने में भी आपको आसानी होगी। तो ये एक अच्छा ट्रेड आपके लिए पिरामल एंटरप्राइजेज में। चलिए मार्केट्स लाइव में एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाजार की तस्वीर से तो आपको हम रूबरू करवा रहे हैं, लेकिन आपको हम काशी ले चलेंगे, और वहां से काशी विश्वनाथ से क्या तस्वीर निकल के आ रही है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, भक्तों की वहां पर भीड़ है, और अलग अलग मंदिरों की भी आपको हम झलकियां दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।